सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं साइंस की सीरीज जो है हमारी चली हुई है और साइंस की सीरीज के अंदर जो है हम चैप्टर नंबर 7 पर आ गए हैं और डे भी हमारा ये 7 रहने वाला है। कंप्लीट सीरीज साइंस की सीरीज का जो है इसके अंदर मैंने टारगेट रखा है और विद इन 30 डेज के अंदर जो है ये टारगेट मैंने रखा है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप ऐसे ही साथ देते रहे तो डेफिनेटली हम इस टारगेट को भी पहले की तरह अचीव जरूर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है। लंबी क्यों होने वाली है? क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर पेज कितने हैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको डर लगेगा। ठीक है, इस पीडीएफ में कितने 46 पेजेस रहने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 46 पेजेस देख के आपको डर तो नहीं लग रहा ना? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरना तो मुझे चाहिए था जब मैं ये पीडीएफ बना रहा था मेरे भाई। ठीक है, एक एक पेज करके मैंने लेकिन फिर भी 46 पेज बना डाले मेरे भाई। सिर्फ एक चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है प्रकाशिकी मेरे भाई। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये टॉपिक्स और ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे भाई? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, जब भी फिजिक्स की बात आती है ना, तो फिजिक्स की बात आती है तो इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को जो है डिटेल से कवर करवा दिया है इस पीडीएफ के अंदर, और बिल्कुल आसान भाषा में जो है यहाँ पर कवर करवा दिया है मेरे भाई। आज तक आपने जो फिजिक्स का ये टॉपिक्स पढ़ा होगा ना, ऑप्टिक्स वाला, किसके माध्यम से पढ़ा होगा? चित्रों के माध्यम से पढ़ा हुआ। ऐसे ऐसे करवाते हैं, ये एक चित्र बन गया है, यहाँ पे मिरर रख देंगे, फिर यहाँ पे सूरज का प्रकाश आएगा, ऐसे ऐसे सूरज का प्रकाश आएगा, ऐसे करके ये समझाते हैं। कोई भी जो है यूट्यूब पर या फिर कहीं पे भी आपने देखा हुआ। लेकिन मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से नहीं समझाऊंगा, मैं यहाँ पे सिंपल आपको जो है डेफिनेशन के माध्यम से समझाऊंगा, और इतना आसान करके मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि आप जरूर डेफिनेट कमेंट में कहोगे कि भाई डायग्राम से ईजी आपने जो है मेरे को जो है डेफिनेशन के माध्यम से करवा दिया। और ये मेरा विश्वास है कि ऐसा आप डेफिनेटली बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पूरा एक दिन मेरे को लग गया है इस पूरी 46 पेजेस की ये पीडीएफ बनाने में। 46 पेज तो आपको पढ़ने भी नहीं है। आपको कितने पेज पढ़ने हैं? मात्र 15 से 16 पेजेस आपको यहां पर पढ़ने हैं मेरे भाई। ठीक है, कितने पेजेस पढ़ने हैं? 15 से 16 पेजेस आपको यहां पर पढ़ने हैं। बाकी सारे पेज, बाकी जो सारे पेजेस है ना, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर सारे एमसीक्यू है मेरे भाई। अगर आप ये 15 से 16 पेजेस डिटेल से अच्छे से दिमाग में सेट कर लेते हो ना, तो उसके बाद 30-35 क्वेश्चन नहीं, आप इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन लगा लेना या 500 क्वेश्चन लगा लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। मैं हमेशा से एक बात पर जोर देता आया हूं, आपको क्या मतलब आना चाहिए? आपको शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आपको क्या आना चाहिए? शब्दों का मतलब समझ आना चाहिए, तभी जो है आप चीज़ों को समझकर कर पाएंगे मेरे भाई। वही मैंने इस चैप्टर में करने की कोशिश की है मेरे भाई। इस चैप्टर को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने। कैसे कैसे 3 कैटेगरी में, मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। ठीक है, ए कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो ए कैटेगरी में क्या क्या आती हैं? प्रकाश का, एक सेकेंड लिख देता हूं, आपको पता चलना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन मेरे भाई। ठीक है, परावर्तन मेरे भाई। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी में क्या आती है? तो ऑप्शन नंबर बी में आती है प्रकाश का अपवर्तन मेरे भाई। ठीक है, अभी बताऊंगा, एक बार मैं लिख देता हूं ये चीजें। ठीक है, अपवर्तन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या आता है? सी कैटेगरी में आता है पूर्ण आंतरिक मेरे भाई। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी में क्या आता है मेरे भाई? डी में आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी के बाद ई कैटेगरी में क्या आएगा? ई में आएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, एफ कैटेगरी में क्या आएगा? एफ कैटेगरी में आएगा मेरे भाई प्रकाश का व्यतिकरण। ये ए ही कैटेगरी चल रही है अभी, व्यतिकरण मेरे भाई। ठीक है, ई के बाद एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद जी कैटेगरी आती है मेरे भाई। जी में आप क्या लिखोगे? जी में आप लिखोगे प्रकाश का विवर्तन मेरे भाई। ठीक है, विवर्तन। ई एफ जी एच कैटेगरी आ जाएगी। तो एच कैटेगरी में क्या आ जाएगा? एच कैटेगरी में आ जाएगा प्रकाश का ध्रुवण मेरे भाई। ये कितने हो गए भाई? 8 कैटेगरी हो गई ये ध्रुवण। तो ए कैटेगरी के अंदर जो है, पहली कैटेगरी के अंदर ये 8 डेफिनेशन पढ़ने वाला हूं। यहां पे मैं आपके साथ
ठीक है। 8 डेफिनेशन का मतलब क्या है, ये करवाने का सिर्फ इतना सा मकसद है। मैं चाहता हूं यहां पे ये जो शब्द लिखा गया है ना परावर्तन, इसका एक्चुअल में मतलब आपको समझ आना चाहिए। परावर्तन होता क्या है और कैसे इसको आसान भाषा में आप समझोगे। यहां पे लिखा गया है अपवर्तन। अपवर्तन का क्या मतलब होता है, कैसे इसको आप आसान भाषा में सेट कर पाओगे अपने दिमाग में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है। जब तक आप इन शब्दों का मतलब समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप एग्जाम के अंदर क्या मारोगे, तब तक आप एग्जाम में तुक्का ही मारोगे मेरे भाई। क्या मारोगे, तुक्का ही मारोगे। और 99% चांस है कि वो तुक्का गलत ही लगेगा मेरे भाई। आई बात समझ में। वो लाइन आपने सुने है ना, किस्मत जो है किसका साथ देती है, बहादुरों का साथ किस्मत तभी देती है मेरे भाई जब आपने मेहनत की होती है। जब आपको इन शब्दों का मतलब समझ आएगा ना, तभी आप चीज़ों को एग्जैक्टली ठीक कर पाएंगे मेरे भाई। ए कैटेगरी में हम ये सारी बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम क्या बात करेंगे, बी कैटेगरी में हम किसकी बात करेंगे, दर्पण की बात करेंगे। ठीक है, दर्पण, दर्पण यानी कि मिरर की बात करेंगे। और मिरर के अंदर कौन कौन से मिरर हम डिस्कस करेंगे, समतल मिरर हम डिस्कस करेंगे। समतल के बाद अवतल जो मिरर होता है उसको डिस्कस करेंगे। अवतल के बाद उत्तल होता है। उत्तल के बाद क्या होता है, बेलनाकार होता है मेरे भाई। ठीक है, बेलनाकार। ये सारे दर्पणों को हम डिस्कस करेंगे। और सी कैटेगरी में क्या आएगा, सी कैटेगरी में आपके लेंस आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, सी कैटेगरी में क्या आ जाएंगे, लेंस आ जाएंगे। चश्मे वाले जो लेंस होते हैं ना, इसके अंदर भी सेम ही होता है। जैसे कि उत्तल हो जाएगा, ठीक है, उत्तल के बाद क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं। द्विफोक्सी लेंस होता है मेरे भाई। द्विफोक्सी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द्विफोक्सी। द्विफोक्सी के बाद क्या हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे भाई। और यकीन मानिएगा, इतना विश्वास मैं आपके साथ कह सकता हूं, इतना ईजिली तरीके से मैंने इस PDF को बनाया है, सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल पहली बार में ही घुस जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, बाकी सारी PDF में लिखा हुआ है, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया है, एवरीथिंग इस PDF में डाल दिया। बस आपको शांति जगह ढूंढनी है घर के अंदर, ऐसी शांत जगह ढूंढ लेना जहां पे बिल्कुल आप शांत हो, कोई आपके पास ना आए। इस PDF को खोलना, एक बार अच्छे दिमाग से पढ़ना, सारी चीज़ें पहली बार में ही घुस जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम PDF को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से PDF स्टार्ट है, यहाँ से PDF स्टार्ट है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे जो है MCQ खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ से आपकी PDF स्टार्ट होती है। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने यहाँ पर लिख दी है मेरे भाई। एक एक करके सारी PDF जो है मैं यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे ठीक है, ये सबसे पहले लिखा गया है मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन मेरे भाई। ठीक है, अब आपको समझ आना चाहिए कि परावर्तन से होता क्या है और क्या मतलब है इस परावर्तन का। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट बोलते हैं मेरे। पूरी PDF मैंने कोई भी डायग्राम नहीं लिखा, बिना डायग्राम को समझा, बिना डायग्राम के आपके समझाऊंगा। और मेरा विश्वास है ये आपको समझ भी आएगा मेरे भाई, बिना डायग्राम के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है ना, ये पूरी NCERT की बुक से उठाकर लिखी गई है मेरे भाई। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा। कुछ बच्चों को समझ आएगा, किन को समझ आएगा, जिनका जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जीनियस बच्चे होते हैं, उनको तो बिल्कुल पहली बार में समझ आ जाएगा। जो भाई थोड़े से नॉर्मल होते हैं, जिनको जो है थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है, उनको भी समझ आ जाएगा। जो तीसरे बच्चे होते हैं ना, मेरी तरह के बच्चे जो जिनको जो है डेफिनेशन समझ ही नहीं आती, उनके लिए भी एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। अब प्रकाश परावर्तन की जो परिभाषा है वो क्या कहती है, किताबी परिभाषा कहती है, जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह जैसे शीशा या दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा या माध्यम में लौट आता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। सरल शब्दों में प्रकाश का टकराकर वापस आना ही परावर्तन कहलाता है। अब वैसे तो सिंपल सी चीज ये लिखी गई है, समझ आ रही है, लेकिन कुछ बच्चे मेरी तरह होते हैं जिनको नहीं समझ आता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूं, एक एक शब्द समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश की चिकनी या चमकदार सतह। सतह तो आप समझते हो ना, शीशा या दर्पण से, मतलब कोई शीशा है, शीशा या दर्पण से जब सूर्य का प्रकाश टकराएगा तो वापस लौट जाएगा, मतलब प्रकाश आएगा और प्रकाश, ये प्रकाश आया। ठीक है, यहाँ पे कोई शीशा लगा है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई शीशा लगा है। अब ये प्रकाश शीशे से टकराकर वापस चला गया मेरे भाई। ठीक है, कुछ नहीं समझना, जो मैं बोल रहा हूं बस उसको आराम से समझो। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं समझा रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो परावर्तन शब्द है ना, इसको समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। अगर ये परावर्तन शब्द आपको समझ आ गया ना, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर एग्जाम में क्या करता है, सिर्फ आपको जो है
एक उदाहरण दे देगा। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है ना, यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है, रात में गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी का सड़क पर लगे रिफ्लेक्टर से टकराकर वापस आना, वापस चमकना, ये किस परिघटना का उदाहरण है? ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको देगा और जब तक आपको परावर्तन शब्द का मतलब समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं बता सकते ये जो उदाहरण है ये किस परिघटना का उदाहरण है मेरे भाई। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रकाश रखा हुआ है, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। इससे भी आसान भाषा में एक बार और समझाऊंगा, टेंशन ना लो, लेकिन यहाँ पे एक बार डेफिनेशन को समझो। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे शीशा रखा हुआ है। अब प्रकाश यहाँ से आया, ठीक है, प्रकाश आया और शीशे पर टकराकर प्रकाश वापस चला गया। तो सिंपल सी कहने की बात क्या समझ आई, प्रकाश आया और प्रकाश वापस चला गया, इसी को बोलते हैं परावर्तन मेरे भाई, ठीक है। परावर्तन का शब्द का मतलब आपको समझना है, कोई चीज आएगी और कोई चीज टकराई और वापस चली गई, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं मेरे भाई। कुछ बच्चों को समझ आया, कुछ बच्चों को नहीं आया, बस यहाँ पे आप उदाहरण देख लेना। अब जिनको समझ नहीं आया ना, उनको लोकल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जो मेरे जैसे बच्चे हैं। चलिए आइए, सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिल्कुल सिंपल उदाहरण के साथ। चलिए आइए देखते हैं कैसे आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। अब आपको एक चीज सोचनी है, तुम्हारे हाथ में एक रबड़ की गेंद है मेरे भाई, ठीक है। आपके हाथ में जो है एक रबड़ की गेंद है, एक कोस्को की गेंद है, क्रिकेट तो खेलते होगे ना, वो गेंद है आपके हाथ में। अब आपने क्या किया, उसे सामने की पक्की दीवार पर सीधे मारते हो, मतलब कि आपके हाथ में गेंद है, यहाँ पे एक दीवार है मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हो मेरे भाई। आपने इस गेंद को यहाँ पे फेंका, इस दीवार से ये गेंद टकराई और वापस क्या आई, टकराकर वापस ऐसे आप ही की तरफ ये गेंद वापस आ गई। अब देखो, सीधे दीवार पर मारते हो तो क्या होता है, गेंद दीवार से टकराती है और तेजी से उछलकर तुम्हारे पास आ जाती है। यही चीज आपके इस एग्जाम्पल के साथ होता है। अब समझो आगे की बात क्या होती है। बस बिल्कुल ऐसे ही हमारी रोशनी प्रकाश भी काम करती है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकदार सतह जैसे हमारे घर के शीशे, दर्पण से टकराती है तो वे दीवार पर लगी गेंद की तरह उछलकर वापस आ जाती है। इसी टकराकर वापस आने को विज्ञान में परावर्तन कहते हैं और इसी वजह से हम शीशे में अपना चेहरा देख पाते हैं मेरे भाई। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा इस परावर्तन शब्द का मतलब क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश धरती पर आता है और किसी चमकदार शीशे या सतह या दीवार से टकराकर उछलकर वापस चला जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं मेरे भाई। कोई मैंने यहाँ पर डायग्राम का यूज नहीं किया, बिल्कुल आसान भाषा में 2 बार सिर्फ आपको ये डेफिनेशन बताई है। मुझे नहीं लगता इससे आसान कुछ हो सकता है, या फिर इससे आसान आपको समझ, या फिर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ ना आया हो मेरे भाई। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, क्या लाइन लिखी गई है ये देखो, तुम सामने वाली पक्की दीवार पर मारते हो किसी गेंद को, सीधे मारते हो तो क्या होता है, गेंद दीवार से टकराती है और तेजी से उछलकर तुम्हारे पास वापस आ जाती है। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख सकते हो। एक छोटी सी बात है, शेरशाह सूरी याद है, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, बस वैसे ही एक एग्जांपल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। सूरी, शेरशाह सूरी की जो है इसने इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी थी 1539 में, ठीक है। एक 1540 में ये लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो हम ये इंडिया जीके में आपको करवा चुका हूँ, बस एक थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए। शेरशाह सूरी ने 1539 में कौन सा युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध लड़ा था मेरे भाई, ठीक है। चौसा का युद्ध लड़ा था और किसको हराया था, हुमायूं को इसके अंदर जो है इसने हरा दिया था। 1540 में इसने निर्णायक युद्ध लड़ा था जिसको क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। बिलग्राम, बिलग्राम या इसको क्या बोलते हैं, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, ठीक है, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। इस युद्ध में जो है हुमायूं को इसने बाहर खदेड़ने पर मजबूर कर दिया था, मतलब यहाँ से 1540 से जो है ये हुमायूं भारत छोड़कर निकल गया था। इसके बाद 1540 से 1545 तक इसने राज किया। किसने राज किया, शेरशाह सूरी ने राज किया। मात्र 5 साल इसने राज किया, लेकिन जो इसने राज किया ना, इतना सुव्यवस्थित किया, इतने बड़े बड़े काम किए, इतना कंसिस्टेंसी से काम किया, डेडिकेशन से काम किया। कोई नहीं कह सकता कि इतने छोटे से कार्यकाल में जो है इसने इतने बड़े बड़े काम किए थे मेरे भाई। भाई बात समझिए, 1545 का आप सभी जानते हैं, 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु कैसे होती है, कौन सा अभियान था, कालिंजर का अभियान था। कालिंजर का अभियान था। यहाँ का राजा क्या था, कीरत सिंह था मेरे भाई, ठीक है।
कीरत सिंह था और इसकी मृत्यु कैसे हुई, सेम इसकी मृत्यु जो है इसी एग्जाम्पल के तौर पे हुई। ये जो है लेट कर गोले चला रहा था, मतलब ये जो शेरशाह सूरी था, यहां पर शेरशाह सूरी था, ये जो है गोले चला रहा था, ठीक है। यहां पे दो दीवार थी, ठीक है, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे दीवार थी, ये गोले चला रहा था, इसमें से गोला जो है, वैसे तो ये गोले आर पार जा रहे थे, हर गोला क्या जा रहा था, दीवार के पार जा रहा था, लेकिन एक गोला क्या हुआ, एक गोला इस दीवार से टकराया और वापस दीवार से टकराकर यहां पर गिर गया और यहां पर जो है बारूद का ढेर रखा हुआ था मेरे भाई, ठीक है। बारूद का ढेर रखा होता, वो जलता हुआ गोला इस बारूद के ढेर पर लगा और आग लग गई और जो है आग लग के ये फट गया और जो है इसी के पास फट गया, किसके पास, शेरशाह सूरी के पास जो है फट गया। उसके बाद जो है वो झुलस गया और वहीं पर मर गया और मरते से पहले उसने कहा कि मैं जैसी मृत्यु चाहता था वैसी ही मृत्यु मुझे मिली है। आई नो, अब आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री का यहाँ पे क्या मतलब है, सिर्फ यहाँ पे ये एक लाइन आई थी, गेंद दीवार से टकराती है और तेजी से उछलकर वापस तुम्हारे पास आती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को जो है प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं मेरे भाई। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। पहली चीज हो गई क्लियर, ऐसे ही हम चलेंगे सारी चीजों को क्लियर करते हुए मेरे भाई, ठीक है। परावर्तन शब्द आपको समझ आया, अब हम देखते हैं अपवर्तन शब्द का क्या मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, सिंपल सी, पहले हम देखेंगे डेफिनेशन किसकी, एनसीईआरटी की, परिभाषा यहां से देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण, अच्छा एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, आज मैंने जो है एक्स्ट्रा, गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है तो क्या चला रखा है, फैन चला रखा है मेरे भाई, दीवार का जो फैन होता है ना उसको भी चला रखा है। तो अगर आपको फैन की जो आवाज़ है वो एक्स्ट्रा इस वीडियो में सुनाई दे रही हो ना, अगर मेरी आवाज़ आपको डिस्टर्बेंस लग रही हो फैन की आवाज़ से, मेरी आवाज़ आपको साफ सुनाई ना दे रही हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई अगली बार से जो है फैन बंद कर लेना, फैन की वजह से जो है आवाज़ साफ नहीं आ रही, तो अगली वीडियो से जो है मैं फैन बंद करके पहली की तरह वीडियो रिकॉर्ड करके दूंगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए अब हम समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन शब्द का क्या मतलब होता है। एनसीईआरटी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी चीज क्या होती है, जैसे कि हवा एक पारदर्शी चीज है, हवा आर पार जा सकती है ना आपके, या फिर आप हवा के आर पार जा सकते हो, से दूसरी पारदर्शी चीज में जाती है। मतलब कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की एक ये किरण है, जब किसी एक पारदर्शी चीज, ये क्या है, ये हवा है, इस हवा पारदर्शी से दूसरी पारदर्शी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी पारदर्शी चीज हो जाएगी मेरे भाई पानी। जब एक सूर्य की किरण एक पारदर्शी चीज से दूसरी पारदर्शी चीज के बीच में जाती है तो क्या होता है, उसकी चाल बदल जाती है। आप सभी को पता है भाई, जो ध्वनि चलती है, ध्वनि को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है ना। पहले वो ठोस में चलती है, ठोस से फिर वो द्रव में चल सकती है, द्रव से फिर वो गैस में चल सकती है, लेकिन वो अलग अलग माध्यम में क्या चलती है, अलग अलग स्पीड से चलती है। यही ये यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अब प्रकाश की किरण है ना, वो जैसे चलेगी तो इसमें हवा से जो है पानी में चलेगी, लेकिन क्या होगा, इसकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। हवा में उसकी स्पीड अलग होगी और पानी में उसकी स्पीड अलग होगी। यहां पे देखो, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी चीज, एक पारदर्शी चीज से दूसरी पारदर्शी चीज में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने के कारण वह थोड़ी मुड़ जाती है, यानी कि विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस मुड़ने को ही क्या बोला जाता है, अपवर्तन बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। प्रकाश यहां से आया, एक पारदर्शी चीज हवा है और दूसरी पारदर्शी चीज पानी है। जब इन दोनों में से ये पार होगी ना, तो ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी मेरे भाई, ठीक है, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। और इसी मुड़ने को, घटना को क्या बोलते हैं, इसी मुड़ने की घटना को जो है अपवर्तन बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे देखो, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है डायरेक्ट, ये तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको तुक्का ना मारना पड़े मेरे भाई, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देगा, पानी से भरे हुए गिलास में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ी या फिर मुड़ी हुई दिखाई देना किस परिघटना का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बताइए। अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल आपको दे देगा। फिर आपको पहचानने में बहुत डिफिकल्टी होगी, जो आपको नहीं समझ आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अपवर्तन समझ आया आपको। अपवर्तन शब्द का क्या मतलब है, अपवर्तन शब्द का सिर्फ इतना सा मतलब है, जब प्रकाश की किरणें जो है एक पारदर्शी चीज से दूसरी पारदर्शी चीज में जाएंगी तो वो जो है थोड़ी सी मुड़ जाएंगी, और थोड़ी सी मुड़ जाएंगी तो इसी परिघटना को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। और इसका उदाहरण है पानी से भरे हुए गिलास में, जो गिलास होता है ना, गिलास में जो है पानी भर दोगे, पानी का भरा हुआ गिलास में जब पेंसिल डूबेगी ना तो वो कैसी दिखेगी, थोड़ी सी टेढ़ी या फिर मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। अब सिंपल भाषा में समझते हैं, इससे भी सिंपल भाषा में।
ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेना भाई, ये एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। रात में आसमान में तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है मेरे भाई? तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। पानी से भरी बाल्टी की तली, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस परिघटना का उदाहरण है? अपवर्तन का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। अब इसी को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ पे देखो, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। मान लो तुम पक्की सड़क पर मजे से बहुत तेज साइकिल चला रहे हो, ठीक है। आप जो है सड़क के ऊपर बहुत तेज स्पीड से जो है साइकिल चला रहे हो, बिल्कुल मजे से चला रहे हो, लेकिन अचानक सड़क खत्म हो जाती है। यहां पे समझो ये क्या है? ये एक पक्की सड़क है मेरे भाई। ये क्या है? ये क्या है? पक्की सड़क है। यहां पर आप तेज साइकिल चला रहे हो मेरे भाई, ठीक है। तेज साइकिल चला रहे हो, बिल्कुल मजे लेकर जो है आप साइकिल चला रहे हो, लेकिन यहां पे क्या होता है? यहां पे आपकी सड़क जो है खत्म हो जाती है। आगे क्या आ जाता है? आगे क्या आ जाता है? तो देखो, ठीक है, अचानक सड़क खत्म हो जाती है और सामने रेत का मैदान या पानी भरा रास्ता आ जाता है। यहां पे क्या आ जाती है? यहां पे रेत आ जाती है या फिर कीचड़ वगैरह आ जाता है, ठीक है, कीचड़ वगैरह आ जाता है। आगे क्या होता है? देखो, जैसे तुम्हारी साइकिल रेत या पानी में घुसेगी, तो आप सभी जानते हो रेत या पानी में घुसेगी क्या होगी? स्पीड कम हो जाएगी। तो क्या होगा? तुम्हारी साइकिल की रफ्तार एकदम से कम हो जाएगी और तुम्हारा हैंडल थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यानी कि हैंडल जो है लड़खड़ाता है ना, ऐसे 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 हिल जाता है हैंडल, तो उसी लड़खड़ाने को क्या बोलते हैं? उसी लड़खड़ाने को मेरे भाई अपवर्तन बोला जाता है। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक ऐसा ही यहां पे होता है। ये देखो, प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब वह हवा से यानी पक्की सड़क से चलकर अचानक पानी या कांच यानी रेत के मैदान के अंदर घुसता है, तो भारी माध्यम होने के कारण उसकी जो है चाल कम हो जाती है। चाल के कम होने से वह थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। इसी वजह से पानी के गिलास में डूबी हुई पेंसिल हमें जो है टेढ़ी दिखाई देती है। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी मेरे भाई, ठीक है। दो चीजें हम कर चुके हैं, एक तो परावर्तन कर चुके हैं, एक अपवर्तन कर चुके हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं। अब इसको एनसीईआरटी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। परिभाषा में क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण किसी गाढ़े सघन माध्यम जैसे पानी या कांच से हल्के माध्यम जैसे हवा में जा रही हो और हमें उसे एक खास बड़े कोण, क्रांतिक कोण से अधिक पर भेजे, तो वह बाहर निकलने के बजाय पूरी की पूरी टकराकर अंदर ही लौट आती है। इसे वह चीज बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। मतलब कहने का ये मतलब है, जब प्रकाश की किरणें जो है किसी चीज के अंदर जाती है, मतलब ठोस से किस में जाती है? हल्के माध्यम में जाती है, द्रव के अंदर जाती है मेरे भाई, ठीक है। ठोस से किस में जाती है? यहां पे देखो, पानी या कांच से हल्के माध्यम में हवा में जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? हम उसे एक खास बड़े क्रांतिक कोण से अधिक पर भेजें, मतलब एक खास कोण से जो है उससे भी अधिक पर हम उसको भेजें, तो वह बाहर निकलने की बजाय पूरी अंदर टकराकर अंदर ही रह जाएगी। मतलब ये जो है अंदर हमने भेजा, किसी कोण से भी भारी कोण से भेजा, तो ये अंदर ही रह जाएगी मेरे भाई, अंदर ही टकराकर ये अंदर ही रह जाएगी। अंदर ही टकराकर रह जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये चीज ज्यादा चमकने लगेगी। और जो हीरा होता है ना, हीरा, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण होता है। और ये जो हीरे वाला एग्जांपल है ना, ये एग्जामिनर ना जाने कितनी बार पूछ चुका है मेरे भाई। आई होप आपको पता होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको तुक्का ना मारना पड़े मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो यहां पे उदाहरण दे दिया ना, हीरे का बहुत ज्यादा चमकना, क्योंकि प्रकाश अंदर ही अंदर बार बार टकराता रहता है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, बताइए हीरे का बहुत ज्यादा चमकना जो है किस परिघटना का उदाहरण है? तो आप बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। रेगिस्तान में गर्मियों में तपती सड़क पर दूर पानी होने का भ्रम आप सभी देखते हो। जैसे कि कोई एक लंबी सड़क है, दूर तक आप देखते हो, तो आपको क्या दिखता है? सड़क पर पानी ऐसे ऐसे दिखता है, दूर तक आप देखते हो ना, तो ये भ्रम होता है। एक्चुअल में वहां पर कोई पानी नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है? ये भी जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई। इंटरनेट चलने वाले ऑप्टिकल फाइबर तार का काम करना, ये भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हो जाएगा मेरे भाई। कांच के चटके हुए टूटे हिस्से का बहुत चमकीला दिखना भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है कारण हो जाएगा। ये तो हो गई एनसीईआरटी की डेफिनेशन विद एग्जांपल हो गया। अब मैं लोकल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानना, एक बार अगर टाइम लगा के आपने इस चैप्टर को समझ लिया ना, फिर आपको ये चैप्टर कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। चलिए अब बताता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है सिंपल भाषा में।
तुम सबने कभी ना कभी कैरम बोर्ड तो खेला होगा। कैरम बोर्ड कैसा होता है, ऐसा कैरम बोर्ड जो है ये होता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे जो है 4 ये होल होते हैं, इन चारों होलों के अंदर जो है आपको गिट्टी पहुंचानी होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब तुम स्ट्राइकर से बिल्कुल सामने की गोटी को सीधे मारते हो, मतलब कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपका जो कैरम है वो यहाँ पर है, यहाँ पे एक गिट्टी है, जब आप इसको सीधे मारोगे ना तो क्या हो सकता है, ये सीधी गिट्टी निकलकर जो है इसके बाहर निकल जाएगी मेरे भाई, निकल जाएगी बाहर। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। जब आप सामने की गोटी को सीधे मारते हो तो वह बोर्ड के उस पार चली जाती है, मतलब कि ये बोर्ड के इस पार चली गई। लेकिन सोचो अगर तुम स्ट्राइकर को बिल्कुल तिरछा करके एकदम बोर्ड के कोने की लकड़ी से सटा कर मारो, मतलब कि आपने क्या किया, इस जो कैरम की ये जो गिट्टी थी ना, इसको आपने ऐसे टकरा कर मारा, ऐसे टकरा कर मारा, और ये सीधा ऐसे टकरा कर यहां पर टकराई, यहां पे टकरा के बाद यहां पे टकराई, यहां पे टकराई, मतलब टकरा कर अंदर ही घूमती रही गिट्टी। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही परिघटना किसके साथ होती है, ऐसी ही परिघटना हीरे के साथ होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो, एकदम बोर्ड के कोने की लकड़ी से टकराकर मारो तो क्या स्ट्राइकर बोर्ड से बाहर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, वह बोर्ड की लकड़ी की बाउंड्री से टकराकर वापस बोर्ड के अंदर ही तेजी से जो है घूमने लगेगा। बस ऐसा ही जो है प्रकाश के साथ होता है। ये देखो, प्रकाश भी जब कांच या पानी के अंदर बहुत ज्यादा तिरछा एक खास कोण पर हो जाता है तो वह बाहर हवा में नहीं निकल पाता, वह अंदर की दीवारों से टकराकर वापस अंदर ही लौट आता है और अंदर ही फंसकर घूमने लगता है। इसी अंदरूनी टकराव को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी वजह से हीरा अंदर ही अंदर रोशनी को फंसाकर बहुत तेज जगमगाता है मेरे भाई। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। आ रहा है तो बस इतना कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है सच बताऊं तो पीडीएफ बनाने में, इतनी सारी गर्मी में 45 जो टेम्परेचर है वो चल रहा है, बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई काम करना, फिर भी आपके लिए कर रहा हूं मैं। बस इतना सा काम कर दिया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। जिस भी ग्रुप से ऐड हो, जो आपको लगता हो कि हाँ ये भाई जो है दिल से तैयारी कर रहा है, सीरियसली तैयारी कर रहा है, सिर्फ उस बच्चे के साथ, तो प्लीज़ शेयर कर देना मेरे भाई। इतना सा काम आपको जरूर करना है मेरे भाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये प्रकीर्णन जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में आता है तो हवा में मौजूद क्या होते हैं, आप सभी को पता है, धूल के जो है बारीक कण हवा में मौजूद होते हैं। गैस और धुएं के कण उस प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाकर बिखेर देते हैं। प्रकाश के इस तरह चारों तरफ बिखरने या फैलने को जो है प्रकीर्णन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है यहाँ पे जो है सूरज है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सूरज है, सूरज का प्रकाश जो है ऐसे ऐसे आएगा मेरे भाई, ठीक है। सूरज का प्रकाश क्या है, वायुमंडल में आएगा, यहाँ पे जो है वायुमंडल है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या है, ये है वायुमंडल, यहाँ पे वायुमंडल है तो जाहिर सी बात है धूल के ये छोटे छोटे कण होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कण हैं। जब सूरज का प्रकाश इन कणों में आएगा ना, इन कणों में आएगा तो ये कण क्या करेंगे, कण जो है इस सूर्य के प्रकाश को जो है फैला देंगे, यानी कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है जैसे नीला, वह सबसे ज्यादा बिखरता है मेरे भाई। ये परिघटना मैंने कल भी बताई थी, जो है लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, तरंग दैर्ध्य का तो मतलब समझते होगे ना, तरंग दैर्ध्य कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तरंग दैर्ध्य। इसीलिए बोलता हूं शब्दों का मतलब आपको समझ आना चाहिए। तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, LENGTH, ठीक है, लेंथ बोलते हैं। इसको हिंदी में लोकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, फैलाव बोलेंगे या फिर फैलना बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कलर है आपको पता है, मैंने बताया था विबग्योर होता है मेरे भाई, विबग्योर कैसे लिखेंगे, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर होता है। पहला क्या होता है, वोयलेट, उसके बाद क्या होता है, सबसे लास्ट होता है रेड। यानी कि सबसे ज्यादा फैलाव कौन करता है, सबसे ज्यादा फैलाव जो है, सबसे ज्यादा फैलाव वोयलेट करता है, और सबसे ज्यादा कम दूर तक जो है बैंगनी ही जाता है। और सबसे कम कौन फैलता है, रेड कलर जो है सबसे कम फैलता है, इसीलिए जो है सबसे दूर तक जो है कलर कौन सा जाता है, रेड जाता है। इसीलिए ट्रेन को सिग्नल देने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। उदाहरण देख लेना, यहां से साफ आसमान का नीला दिखाई देना, क्योंकि नीला रंग हवा में सबसे ज्यादा जो है बिखरता है मेरे भाई, ठीक है। सूर्योदय सुबह और सूर्यास्त शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये जो है प्रकीर्णन का उदाहरण हो जाएगा। खतरे के सिग्नल का लाल होना, क्योंकि लाल रंग फैलता नहीं है और सीधा दूर तक जाता है। अभी जो मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया, ये तीनों एग्जांपल जो हैं किसके उदाहरण हो जाएंगे, प्रकीर्णन के उदाहरण हो जाएंगे। और यकीन मानना आपको भी ये पता होगा, इन तीनों एग्जांपलों को वनडे एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया है और न जाने कितनी बार लोग तुक्का मार के आते हैं और गलत करके आते हैं। तो आपको अगली बार याद रखना है ये सारे किस परिघटना के उदाहरण है, प्रकीर्णन उदाहरण है, प्रकीर्णन परिघटना के ये उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब सिंपल भाषा में समझाता हूं। यहां से देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन
एक चीज को 2 बार लिख दिया मैंने, सिर्फ आपको समझाने के लिए और इतना सिंपल बनाने के लिए, ताकि अगली बार आपको रट्टा ना मारना पड़े मेरे भाई, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन सिंपल भाषा में समझते हैं। सोचो एक बिल्कुल अंधेरा कमरा है, ठीक है, एक कमरा जो है जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, और तुम हवा में ढेर सारा सूखा पाउडर या चौक का चूरा उड़ा देते हो। मतलब ये एक कमरा है मेरे भाई, ठीक है, ये कमरा है, ये क्या है, एक कमरा है, ये बिल्कुल अंधेरा है, मतलब बिल्कुल ब्लैक है मेरे भाई। ब्लैक कलर कहाँ से आएगा, इसमें आएगा क्या ब्लैक कलर? ये तो वो भी चेंज हो गया, कहाँ से आएगा ब्लैक कलर इसमें? अरे यार एक सेकंड भाई, थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। ब्लैक कलर यहाँ से आएगा, ये आ गया ब्लैक कलर, ठीक है। अब मान के चलो ये पूरा ब्लैक कलर है मेरे भाई, ठीक है, कमरे के अंदर क्या है, ये पूरा ब्लैक कलर है मेरे भाई, कमरे के अंदर पूरा ब्लैक कलर है। और इस पूरे ब्लैक कलर के अंदर आप क्या कर देते हो, पूरे ब्लैक कलर के अंदर जो है आप जो है चौक उड़ा देते हो, वाइट वाइट सा ऐसे ऐसे चौक उड़ा देते हो। ये धूल के कण जो है उड़ने लगते हैं मेरे भाई, ठीक है, धूल के कण जो है आप उड़ने लगते हो। लेकिन उसके बाद जो है आप क्या करोगे, एक टॉर्च की रोशनी मारोगे, ठीक है, एक टॉर्च की रोशनी मारोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो। अब अगर तुम हाथ में एक तेज टॉर्च जलाओगे तो क्या तुम्हें सिर्फ टॉर्च की सीधी लाइट दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। वह रोशनी हवा में तैर रहे पाउडर के छोटे छोटे कणों, दानों से टकराएगी और पूरे कमरे में चारों तरफ बिखर जाएगी, जिससे पूरा कमरा धुंधला या फिर चमकने लगेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? ऐसा ही जो है हमारे प्रकाश के साथ होता है। देखो हमारे आसमान में भी हवा, गैसों और धूल के ऐसे ही अरबों छोटे छोटे कण छिपे होते हैं। जब सूरज की सीधी सफेद रोशनी आती है तो वह इन बारीक कणों से टकराकर चारों दिशाओं में बिखर जाती है। इसी बिखरने को जो है प्रकीर्णन बोलते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, तो आप बता देना भाई सूर्य की किरणों का बिखरना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। सिंपल सी बात है। चूंकि रोशनी के 7 रंगों में से नीला रंग सबसे छोटा और हल्का होता है, वह हवा में सबसे ज्यादा बिखरता है और पूरा आसमान हमें जो है नीला दिखाई देता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देख लेते हैं मेरे भाई। इसको भी बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण शब्द का क्या मतलब है? तो वर्ण विक्षेपण शब्द का क्या मतलब हो जाएगा, सूर्य का सफेद प्रकाश असल में 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना है मेरे भाई, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश जो है कितने अलग अलग रंगों से मिलकर बना है, तो 7 अलग अलग रंगों से बना है। जब इसे सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म कांच के तिकोने टुकड़े से गुजारा जाता है तो इसके अंदर मौजूद 7 रंग जो है विबग्योर, ये कलर है भाई, 7 कलर है, ये याद रखना 7 कलर है। वी से क्या हो जाएगा वोयलेट, आई से क्या हो जाएगा इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड हो जाएगा। बैंगनी से लेकर लाल तक अलग अलग पट्टियों में जो है बट जाते हैं। इसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब वर्ण विक्षेपण का जो है उदाहरण देख लो। प्रिज्म से गुजारने पर सफेद रोशनी का 7 रंगों इंद्रधनुषी रंगों में बदल जाना क्या है, वर्ण विक्षेपण है मेरे भाई, ठीक है। प्रिज्म से जब आप प्रकाश को गुजारोगे ना तो क्या है, इंद्रधनुषी रंग जो है बिखर जाएंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। अब ये एग्जांपल तो सभी को पता होगा, बारिश के बाद आसमान में आपको 7 कलर रेनबो कलर दिखाई देते हैं, ये किसका उदाहरण है, ये वर्ण विक्षेपण का ही उदाहरण है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई एग्जामिनर, वर्ण विक्षेपण ऐसे लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें हैं। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, यहां से आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ आएगा। देखो तुम्हें जो सूरज की रोशनी सफेद या हल्के पीले रंग की दिखती है वह असल में कोई एक रंग नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सूरज की किरणों को क्या है, सफेद या फिर हल्का पीला बोला जाता है ना, असल में कोई कलर है ही नहीं भाई सूरज का, ठीक है। वह 7 अलग अलग जादुई रंगों की एक पूरी टीम है मेरे भाई, जो आपस में मिलकर सफेद रंग दिखती हैं। सोचो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर सभी बच्चे एक साथ गेट से बाहर भागते हैं, लेकिन जो बच्चा सबसे तेज दौड़ता है वह सबसे आगे निकल जाता है और जो धीरे दौड़ता है वह पीछे रह जाता है, जिससे पूरी भीड़ अलग अलग हो जाती है मेरे भाई। कुछ आया समझ में? नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं। विबग्योर कलर आपको पता है, विबग्योर अभी बात करके आए विबग्योर की। विबग्योर GYOR, ये जो विबग्योर एग्जाम्पल है ना, ये सिर्फ सिंपल ऐसा ही बताया है। इसने क्या किया, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई, सारे बच्चे एक साथ बाहर दौड़ने लगे, लेकिन सारे बच्चे एक साथ तो नहीं चल रहे ना, कोई बच्चा तेज होगा वो पहले निकल जाएगा और कोई बच्चा स्लो होगा वो पीछे रह जाएगा। मतलब कि स्पीड बन गई, कुछ बच्चे आगे निकल गए, कुछ बच्चे पीछे रह गए। विबग्योर में भी तो ऐसा होता है। वॉयलेट की स्पीड क्या है, सबसे कम है, इसीलिए पीछे रह जाता है। रेड की स्पीड सबसे तेज है तो ये आगे निकल जाता है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है, ये देखो
देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, जब हम सफ़ेद प्रकाश को किसी प्रिज्म कांच के तिकोने टुकड़े के अंदर से गुजारते हैं तो कांच के अंदर जाते ही 7 रंगों की दौड़ की स्पीड अलग अलग हो जाती है। ठीक है, लाल रंग सबसे तेज दौड़ता है और बैंगनी कलर जो है वो सबसे धीरे दौड़ता है, मैंने बताया ना यहाँ पे। उसके बाद इसी वजह से 7 रंग अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से जो है अलग अलग पट्टियों में बट जाते हैं। इन्हीं 7 रंगों के अलग अलग होने को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं और इसी वजह से आसमान में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। आई होप इतना आसान नहीं हो सकता मेरे भाई आपके लिए। ठीक है, नहीं हो सकता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आसान लगा या फिर कोई नहीं है, इतना आसान आपने पहले से भी पढ़ रखा है या फिर इससे भी आसान कोई पढ़ रखा है। अगर इससे भी आसान कभी आपने पढ़ा हो बिना डायग्राम के तो मुझे भी शेयर कर देना वो वीडियो, मैं भी पढ़ लूँगा मेरे भाई। आसान तो सभी चाहते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो देख लेते हैं व्यतिकरण का मतलब क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही जैसी 2 प्रकाश की तरंगे एक साथ चलती है, मतलब कि एक प्रकाश की तरंगे ये है और दूसरी प्रकाश की तरंगे ये है मेरे भाई। ठीक है, एक साथ ये चल रही हैं, किसी एक बिंदु पर आपस में ये मिलती है। अब मान के चलो ये एक बिंदु है, अब ये दोनों आकर यहां पर मिल जाती है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों आपस में आकर यहां पर मिल जाती हैं, वहां रोशनी बहुत तेज हो जाती है। अब यहां पे जो रोशनी है ना वो बहुत तेज हो गई मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे रोशनी बहुत तेज हो जाती है और जहाँ उल्टी मिलती है, मतलब ये वापस में उल्टी मिलती है, वहाँ अंधेरा या दूसरा रंग दिखता है। इसी वजह से चीज़ें रंगीन चमकती हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए नहीं समझ आया एक बार उदाहरण देख लेते हैं, फिर सिंपल भाषा में समझते हैं। पानी पर तैरते हुए साबुन के बुलबुलों का धूप में रंग बिरंगा दिखाई देना। आपने ये तो देखा होगा, जो साबुन के बुलबुले होते हैं या फिर जो आप साबुन या फिर जो आपका गाड़ी धोते हो या कुछ भी धोते हो, सर्फ में धोते हो ना, पानी में सर्फ डालते हो तो उनके जो है रंग बिरंगे जो है बुलबुले बन जाते हैं। रंग बिरंगे जो बन जाते हैं ना वो किसका उदाहरण होते हैं, वो व्यतिकरण का उदाहरण होते हैं, याद रखना। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए जो है पानी में तैरते हुए साबुन के बुलबुले का धूप में रंग बिरंगा दिखाई देना किस परिघटना का उदाहरण है, तो आप बताएंगे व्यतिकरण का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। सड़क पर गिरे हुए पेट्रोल या डीजल के ऊपर जब पानी और धूप पड़ती है तो उसका रंग रंगीन चमकना, रंगीन हो जाता है ना, कलरफुल दिखाई देता है पेट्रोल, तो वो व्यतिकरण के कारण ही जो है ऐसा रंगीन दिखाई देता है मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं सिंपल बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पे देखो, सोचो तुम्हारे पास पानी के 2 छोटे छोटे पाइप हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप खड़े हो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, आप खड़े हो मेरे भाई। ठीक है, अब एक हाथ में यहाँ पे आपके जो है एक हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। अब एक हाथ में यहाँ पर पानी का पाइप है, यहाँ पे दूसरा आपका पानी का पाइप है। अलग अलग हाथों में आपका अलग अलग पानी का पाइप है। जब तुम दोनों पाइपों के पानी से एक की धार छोड़ते हो, यहाँ से पानी की धार निकल रही है, यहाँ पे पानी की धार निकल रही है, तुम दोनों धार को एक ही जगह पर आपस में टकराओगे। मतलब यहाँ पे जो है पानी की दोनों टकरा गई, यहाँ पे जो है पानी की धार एक दूसरे से टकरा गई, तो क्या होगा, जहाँ दोनों पानी की धार एक दूसरे से ऊपर सटीक मिलेंगी वहाँ पानी की एक बहुत ऊंची बड़ी बौछार बन जाएगी। मतलब एक दोनों धार मिलकर क्या बन जाएंगी, एक मोटी धार बन जाएगी मेरे भाई। लेकिन जहाँ वे एक दूसरे को काटेंगी, मतलब ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी शांत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आगे की बात देख लो। प्रकाश के साथ भी यही होता है। जब एक ही जैसी 2 प्रकाश की तरंगे एक साथ चलती हुई आपस में मिलती हैं तो वे एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाती हैं। जहां वे सही तरीके से जुड़ती है वहां रोशनी बहुत तेज और चमकदार हो जाती है, और जहां गलत तरीके से मिलती है वहां रोशनी गायब होकर दूसरा रंग बना देती है। इसी तालमेल और टकराव को व्यतिकरण कहा जाता है मेरे भाई। इसी वजह से साबुन के बुलबुले या सड़क पर गिरे पेट्रोल पर धूप पड़ने पर वे रंग बिरंगे चमकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारा चीज क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 को देख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 8 तक जाएगा, उसके बाद थोड़े से बच जाएंगे, दर्पण देखेंगे और लेंस देखेंगे। ठीक है, ये समझाना बहुत जरूरी था मेरे भाई, अदरवाइज मैं नहीं समझाता अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो। ठीक है, अब देख लेते हैं विवर्तन शब्द का क्या मतलब है, प्रकाश का विवर्तन। ये चीज आप खुद मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि यहां से क्वेश्चन, जो ये शब्द मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, क्या इन शब्दों से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे गए, या फिर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो तो वो भी मुझे बता देना। मैं कह रहा हूं इन शब्दों से अलग कोई चैप्टर में कुछ चीज है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देख लेते हैं, विवर्तन। प्रकाश वैसे तो हमेशा सीधी रेखा में चलता है, आप सभी जानते हो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, लेकिन जब उसके रास्ते में कोई बहुत ही बारीक अवरोध जैसे ब्लेड की धार या कोई छोटा छेद, मतलब कि मान के चलो यहाँ पे एक छोटा सा छेद आ गया, ठीक है, तो प्रकाश उस तीखे किनारे से थोड़ा सा मुड़ जाता है और उसकी परछाई वाले हिस्से में घुस जाता है, और प्रकाश इस बारीक किनारों से मुड़ने को विवर्तन कहते हैं मेरे भाई। आपने देखा होगा, आपका ये एक कमरा है मेरे भाई, ठीक है, कच्चा कमरा कोई देखा होगा, वहां पे कोई एक दरवाजा अगर आप बंद कर लेते हो तो पूरा अंधेरा हो जाता है ना, बिल्कुल रोशनी नहीं आती। लेकिन गेट के में से एक हल्का सा छेद है,
गेट में क्या है, एक हल्का सा छेद है और यहां से जो है प्रकाश की किरणें आ रही है, यहां से आ रही है तो प्रकाश क्या आएगी, बिल्कुल सीधी रेखा में पतला सा दिखेगा आपको, दिखेगा ना। तो ऐसा ये कह रहा है कि उसकी परछाई वाले हिस्से में घुस जाता है, प्रकाश के इस बारीकी किनारों से मुड़ने के कारण जो है ये विवर्तन होता है मेरे भाई। उदाहरण देखो तो कमरे के बिल्कुल बारीक छेद से आने वाली रोशनी का दीवारों के कोनों पर थोड़ा सा फैल जाना, ये कोने पर फैल जाएगा मेरे भाई ठोरे, ठीक है, यहां पर क्या है, कोने पर ये फैल जाएगा। सीडी डीवीडी कैसेट के चमकदार हिस्से पर बारीक लाइनों के कारण रंगों का दिखना, ये किसका उदाहरण है, ये जो है विवर्तन का उदाहरण है। अब सिंपल सी भाषा में समझो, तुमने कभी देखा है कि जब दोपहर में मम्मी कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और दरवाजे के नीचे बस एक बहुत ही बारीक सा छेद या झिरी बची होती है, तो धूप केवल एक पतली सी लकीर की तरह अंदर आती है, लेकिन अगर तुम उस छेद के ठीक आगे अपनी उंगली या कोई नुकीली चीज लगाओगे तो रोशनी बिल्कुल सीधी जाने के बजाय उस किनारे से थोड़ी सी मुड़कर दीवार पर फैल जाती है ना। तो बस यही उदाहरण जो है प्रकाश के साथ होता है। मतलब ये अब मैंने बताया ना, कहाँ गया, ये रहा, ये एक घर है आपका, ठीक है, ये घर है, घर में एक प्लेन छेद है, छेद के आगे आपने उंगली या फिर कोई ब्लेड लगा दिया तो यहां से क्या होगा, प्रकाश थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, यहां से प्रकाश थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और ये जो है कोने पर टकराएगा मेरे भाई, यही होता है मेरे भाई। यहां पे देखो आगे की बात, प्रकाश वैसे तो हमेशा बिल्कुल स्केल की तरह सीधा चलता है, लेकिन जब उसके रास्ते में कोई बहुत बारीक रुकावट या तीखा किनारा जैसे शेविंग ब्लेड की धार आ जाता है तो प्रकाश उस तीखे किनारे से थोड़ा सा मुड़ जाता है और परछाई वाले कोने में भी घुस जाता है मेरे भाई, ठीक है, परछाई वाले कोने में भी घुस जाता है प्रकाश, याद रखना, थोड़ा सा मुड़ने के बाद। प्रकाश के इस बारीक किनारों से मुड़ने की आदत को ही विवर्तन कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? बोल बोल के मुंह थक गया भाई, प्यास भी लग गई है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। 40 मिनट हो गई है, मैं यकीन से कह सकता हूं, बस इस पीडीएफ को डिटेल से पढ़ लेना, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, प्रकाश का ध्रुवण किसको बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए ध्रुवण को देख लेते हैं। सामान्य प्रकाश की तरंगे चारों दिशाओं ऊपर नीचे दाएं बाएं में कंपन करती है। आप सभी जानते हैं जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, वेवलेंथ होती है, वो चारों दिशाओं में कंपन करती हैं, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, सभी जगह जो है ये कंपन करती हैं। जब हम इस प्रकाश को किसी खास फिल्टर जैसे पोलराइड चश्मे से गुजारते हैं तो वह इसके कंपनों को रोककर केवल एक सीधी दिशा में जाने देता है, ठीक है। अगर इसके आगे पोलराइड चश्मे से इसको गुजारते हैं ना, इस कंपन वाली सूर्य रेखा को, तो ये क्या करता है, कंपनों को रोककर सीधी दिशा में तल में जाने देता है। इसमें आंखों पर लगने वाली तेज चकाचौंध खत्म हो जाती है। यह घटना साबित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है मेरे भाई, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग कुछ याद आया? तरंगे हमने चैप्टर किया था फिजिक्स के अंदर, हमने किया था तरंगे चैप्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। दो चीजें हमने इसमें देखी थी, क्या देखी थी, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। क्या करूं यार, जोश आ जाता है मेरे भाई, मैं चाहता हूं ऐसा ही जोश आपके अंदर आना चाहिए, अनुदैर्ध्य, ठीक है। और दूसरी तरंगे क्या थी, अनुप्रस्थ तरंगे थी मेरे भाई, अनुप्रस्थ तरंगे थी। एक चीज और बतानी भूल गया आपको, चलिए बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी चलती है मेरे भाई, ध्वनि तरंगे ऐसे चलती है, समान चलती है, पैरेलल चलती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे कैसी चलती है, ऐसे चलती है मेरे भाई, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती है, लंबवत चलती है मेरे भाई। ये क्या होता है, ये क्या होता है, गर्त होता है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होता है, गर्त होता है, और ये श्रृंग होता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको पता होगी, नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, 30 दिन के अंदर साइंस करवा रहा हूं, और यकीन मानना यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे आप कोई सा एग्जाम दे देना मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ये तरंग दैर्ध्य मैं करवा चुका हूं, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या मैं बताने वाला था, एक चीज मैं ये जरूरी आपको बताने वाला था, अभी बहुत सारे स्टेट्स के जो है फॉर्म्स निकले हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। केवल एचएसएससी पर आपको डिपेंड नहीं रहना है मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी पर डिपेंड नहीं रहना है। अगर किसी भाई की या फिर बहन की जीके जीएस अच्छी है ना, जीके जीएस अच्छी है, तो बोलूंगा भाई एचएसएससी के साथ साथ अपनी पीसीएस की तैयारी शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है। एचएसएससी क्या है, ये पीसीएस ही है मेरे भाई, ठीक है। पीसीएस में टाइम लगता है, एचएसएससी में भी टाइम लगता है। एचएसएससी तो पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई, हर 5 साल में एक ही भर्ती पूरी करवाता है, लेकिन पीसीएस का एग्जाम जो है हर साल होता है। मैं नहीं कहता, आप भी कहोगे यार एचसीएस का एग्जाम हर साल थोड़ी होता है, मानता हूं एचसीएस का एग्जाम हर साल नहीं होता, 2 से 3 साल में होता है, लेकिन एचसीएस के जो बच्चे हैं ना, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। 2 वैकेंसी अभी आपके पास आई है, एक तो बीपीएससी ने वैकेंसी निकाली है, बीपीएससी ने, काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहां से आप तैयारी बैक टू बैक करते आ रहे हो, आपका प्री क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर आग लगी पड़ी है यार, दोबारा से मौका मिल जाता ना, फाड़ देता था यार सब कुछ। तो आप तैयारी जारी रखो मेरे भाई, बीपीएससी का फॉर्म भर दो। इसकी लास्ट डेट शायद 31, अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, 31 मई है मेरे भाई, और आज कौन सी तारीख हो गई है, 28 मई हो गई है। तो ये फॉर्म नहीं भरा तो डेफिनेटली भर दो। 1265 पदों पर शायद ये भर्ती का नोटिफिकेशन है। एचसीएस में तो 100 ही वैकेंसी आती है,
तो ये 1265 वैकेंसी में है, काफ़ी अच्छा मौका है। इसके बाद कल ही एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, आरएएस राजस्थान की वैकेंसी है, ये बिहार की है, बता देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। स्टेट होने से कुछ नहीं होता, पहले बता देता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। बिहार राजस्थान, कभी आप सोचो यार वो तो बिहार बिहार है, तो बिहार है तो क्या हुआ, बिहार के बच्चे हमारे नहीं लग रहे क्या? कितने अभी चल रही है, कितनी चर्चाएं चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लो यूपी के बच्चे लग रहे हो। मैं यहाँ पे किसी की जो है आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ मेरे भाई, अगलों में दम है सिलेक्शन लेने का, ठीक है। अदर स्टेट वाले कहाँ से आते हैं? जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगलों में दम है सिलेक्शन लेने का। अब आप कहोगे कि यार ऐसा थोड़ी है, वैसा है, ऐसी जो बातें होती है ना, सच बताऊं तो सिर्फ हम रीज़न देते हैं अपने आप को कि यार उनको क्या था, ये था, वो था, जितनी भी बातें थी, अरे उनको साइड में करो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अगले भी तो पढ़ रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ऐसे ही आप बिहार में लो सिलेक्शन लो, राजस्थान में सिलेक्शन लो, आरएस का फॉर्म निकल रहे हैं, 600 प्लस ये प्लस वैकेंसी आई है, लो सिलेक्शन, दम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक बना रखा है। ये अब उन बच्चों की थोड़ी कमी है वो सिलेक्शन ले रहे हैं, ये तो हमारे हरियाणा की कमी है। कैसे हरियाणा की कमी है बता देता हूं। हम हरियाणा जी के पोस्ते नहीं। आप यहाँ पे बीएपीएससी का फॉर्म देख लो, राजस्थान का फॉर्म देख लो, यूपी का फॉर्म देख लो, कितनी आती है जीके? 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, 50 क्वेश्चन वहाँ की जीके के आते हैं। अपने कितने आते हैं? अपने तो एचएसएससी में पूछ लिया तो पूछ लिया हरियाणा जीके, और जो अपना जो एचपीएससी आयोग है ये तो पूछता ही नहीं, ये तो मात्र 3-4 क्वेश्चन पूछता है, पूछ लिया तो पूछ लिया, ना तो ये भी ना पूछे, फिर फायदा है क्या हुआ मेरे भाई हरियाणा जीके का या फिर हरियाणा वाले बच्चों का? यहाँ पे ये फॉर्म, ये मैंने देखे हैं पेपर प्रॉपर। अगर राजस्थान ने 50 क्वेश्चन लिखे ना तो माई का लाल नहीं 49 क्वेश्चन दे दे, 50 के 50 क्वेश्चन मिलेंगे राजस्थान जीके के। ये होता है सिस्टमैटिक ढंग से। और कल मैंने नोटिफिकेशन देखा, इतना शानदार सिलेबस दे रखा मेरे भाई, एक एक चीज़ को उन्होंने डिफाइन करके दे रखा, ये चीज़ दे रखी है और वहीं से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई। इतना सिस्टमैटिक ढंग से एचएसएससी मुझे नहीं लगता कभी हो सकता है मेरे भाई। खैर हम इस चीज़ पे मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं वो शब्द यहाँ पे जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बड़ा ही गलत शब्द है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए हम जो है तैयारी पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारी भड़क मेरे अंदर भी है मेरे भाई, ठीक है। आपके अंदर है, मेरे अंदर भी भड़क है, अब कहाँ निकालें भाई बताओ। सिर्फ इतना सा है, आप मेरे छोटे भाई भी हो सकते हो, बड़े भाई भी हो सकते हो, बहन भी हो सकती हो, जो है छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सिंपल सी बात है। तो आपको सिर्फ उस गलती से मैं बचाना चाहता हूँ जो मैंने गलतियाँ की मेरे भाई, ठीक है। समय रहते इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दो। नौकरी तो नौकरी है मेरे भाई, 8वां वेतन आयोग तो 8वां वेतन आयोग है, एसडीएम तो एसडीएम ही है, हरियाणा का है या फिर बिहार का है या फिर राजस्थान का, कोई नहीं फर्क पड़ता मेरे भाई। सरकारी नौकरी लगनी है आज के टाइम में। आपको आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण यहाँ से इसके देख लेना, प्रकाश का ध्रुवण। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहां से देखो, सोचो एक लंबी रस्सी है, ठीक है, एक क्या है, एक लंबी रस्सी है, और तुमने उसे एक खिड़की की लोहे की ग्रिल से मान दिया। अब यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक ग्रिल है, मान लिया आपने इस रस्सी को जो है इस ग्रिल से बांध दिया, ठीक है, ग्रिल के बीच में जो है पार किया। अगर तुम रस्सी को ऊपर से नीचे हिलाओगे, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपने रस्सी को हिलाया, तो रस्सी कैसे हिलती चलेगी? ऐसे हुए हिलती हुई चलेगी, चलेगी ना, देखते हो ना, बस यही उदाहरण है। हिलाओगे तो सलाखें खड़ी हैं, इसीलिए रस्सी की लहर आसानी से आर पार चली जाएंगी। लेकिन अगर तुम रस्सी को दाएं बाएं तिरछा हिलाओगे तो वह खड़ी सलाखों से टकराकर वहीं रुक जाएगी और खिड़की के पार नहीं जा पाएगी। आगे की बात, सामान्य प्रकाश की किरणें भी ऐसी ही होती है, वे चारों दिशाओं में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ नाचती हुई चलती हैं, जिससे हमारी आंखों पर तेज चकाचौंध धूप की चुभन लगती है। जब हम इस प्रकाश को किसी खास फिल्टर जैसे हमारे पोलराइड धूप के चश्मे से गुजारते हैं तो वह खिड़की की सलाखों की तरह काम करते हैं। यह बाकी सभी दिशाओं के नाचते हुए प्रकाश को रोक देता है और केवल एक सीधी दिशा में वाले शांत प्रकाश की ओर बाहर आने देता है। इसी परिघटना को ध्रुवण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, गर्मी का सीजन चल रहा है, आप जो चश्मे लगा के जाते हो ना, ब्लैक चश्मे लगा के जाते हो, वो इसी का एग्जाम्पल है मेरे भाई, ठीक है, वो इसी का एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो यहाँ पे हमारे जो है ए कैटेगरी खत्म हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ मैंने बता दी है, अपवर्तन बता दिया है, परावर्तन बता दिया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता दिया है, वर्ण विक्षेपण बता दिया है, एवरीथिंग मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं दर्पणों की ओर मेरे भाई, ठीक है। दर्पणों की ओर देख लेते हैं कि भाई दर्पणों की परिभाषाओं से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे भाई, ठीक है। एक सेकंड, चलिए अब हम दर्पणों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समतल दर्पण लिखा हुआ है, चलिए ठीक है, समतल दर्पण की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे ही बिल्कुल एनसीईआरटी, यह बिल्कुल सीधा और सपाट शीशा होता है मेरे भाई, ठीक है, सीधा शीशा होता है, सपाट शीशा होता है। किसकी बात कर रहा है? समतल दर्पण, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। रोजाना करते हो ना, बाल बूल देखते हो, अपने आप को देखते हो, वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है, ये याद रखना। डोंट वरी, अभी ये दो तीन तरीके से बताऊंगा, सारी चीजें आपके दिमाग में घुसेगी, ठीक है।
जिसका इस्तेमाल हम रोजाना करते हैं। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के बिल्कुल बराबर का आकार का होता है। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो आपका आकार अपने जैसा ही दिखता है ना। इसमें पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी आपका दायां हाथ शीशे में बायां दिखाई देता है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां से देखो, घरों में चेहरा देखने या तैयार होने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान्य ड्रेसिंग टेबल का शीशा, पेरिस्कोप और बहुरूप प्रदर्शी खिलौने के भीतर, ये किसके एग्जाम्पल है? ये समतल दर्पण के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, जो शीशा आपके घर में ड्रेसिंग टेबल जिसको बोलते हैं ना, जिसके सामने आप खड़े होकर तैयार होते हैं, या फिर आपकी जो महिला मित्र है, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, उससे पूछ लेना भाई कि ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा क्या होता है, वो बताएगी अच्छे से आपको क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो समतल दर्पण को अब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ से देखो, तुम सब रोज सुबह तैयार होने के लिए जिस शीशे के सामने खड़े होते हो, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, आप नहा धो के, ठीक है, शैम्पू शैम्पू करके, सेंट सूंट लगा के, अंत में जब आप बाल देखने जाते हो ना, बाल कैसे दिख रहे हैं, जेल जुल लगाया या नहीं, तो किसके आगे खड़े होते हो? शीशे के सामने खड़े होते हैं। जिस शीशे के सामने खड़े होते हो उसे ध्यान से देखो, वह ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधा, सपाट और फ्लैट होता है। उसमें तुम्हारा चेहरा ना तो बड़ा दिखता है और न ही छोटा दिखता है, बिल्कुल तुम्हारे असली आकार जैसा दिखता है। यही इसको क्या बोला जाता है? समतल दर्पण इसको बोला जाता है। सिंपल सी बात है। अब आगे की बात, बस इसी बिल्कुल सीधे और चपटे शीशे को विज्ञान में समतल दर्पण कहते हैं। इसमें एक मजेदार जादू होता है। जब तुम इसके सामने अपना दायां हाथ उठाओगे तो शीशे के अंदर का तुम्हारा जुड़वा भाई अपना बायां हाथ उठाएगा। यह हमेशा तुम्हारा बिल्कुल सीधा और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। यह छोटी सी एक चीज याद आप रखना मेरे भाई। ठीक है, समतल दर्पण में जब आप क्या करोगे, तब जब आप अपना दायां हाथ उठाओगे ना, तो शीशे के अंदर वाला जो तुम्हारा जुड़वा भाई, जो तुम्हारी परछाई दिखेगी ना, वो आपका वो अपना बायां हाथ उठाएगा। बस इतनी सी ट्रिक जो है आप याद रखोगे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब अवतल दर्पण को देख लेते हैं। अवतल दर्पण की डेफिनेशन देख लेते हैं। यही चीज आपको लेंस के अंदर भी दिखेगी। ठीक है, लेंस में थोड़ा सा अलग सा है, वहां पे भी हम देखेंगे। डायरेक्ट पूछता है मेरे भाई कि भाई जो ये अवतल दर्पण है, आपसे कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, आपको याद होगा, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऐसे ही पूछता है ना आपसे। आप क्या बताओगे? निकट दृष्टि दोष के लिए क्या बताओगे मेरे भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूरदृष्टि के लिए क्या बताओगे? अगर आपसे पूछ ले, बताइए दूरदृष्टि, ये भी मैं दिखाऊंगा, बस ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं। दूरदृष्टि के लिए तो क्या आप क्या बताओगे? इसका अवतल का अपोजिट क्या है? उत्तल मेरे भाई, उत्तल। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसका आप याद रखोगे मेरे भाई, अवतल। अवतल से आप एक शब्द बनाना, अप। अप का क्या मतलब होता है? मैंने ज्योग्राफी में भी बताया था, ऐसे ही याद रखना है। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है। एक घटना होती है अपसोर, एक घटना होती है उपसोर। अप का क्या मतलब होता है? अप का मतलब दूर जाना, मतलब दूर जाना। दूर का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा अवतल। अवतल का क्या है? दूर। दूर दृष्टि दूर नहीं होगा, निकट दृष्टि दूर। इसका अपोजिट क्या होगा? दूर का। अप का मतलब दूर जाना, दूर का अपोजिट क्या होगा? पास, मतलब निकट दृष्टि दूर। किसका जो है परिघटना, कौन से लेंस का उपयोग करता है? अवतल का। बस इसका अपोजिट कर देना। अगर दूरदृष्टि पूछ ले तो छोटा सा अक्षर उत्तल हो जाएगा, उत्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, ऐसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। बाकी नीचे बताने वाला हूं, डोंट वरी। अब अवतल दर्पण को देख लेते हैं। यह अंदर की ओर धंसा हुआ या गुफा जैसा वर्गाकार शीशा होता है। इसकी अंदर वाली सतह चमकदार होती है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को एक जगह सिकोड़ देता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह पास रखी चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। सिंपल सी चीज है, एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछता है, बताइए अवतल दर्पण को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा हो सकता है आपको जो है चीजें समझ नहीं आई, सिंपल भाषा में समझाता हूं। वैसे इसका उदाहरण देख लो। अवतल दर्पण का उदाहरण क्या होता है? गाड़ियों की हेडलाइट और सर्च लाइट के अंदर, ताकि रोशनी दूर तक सीधी बीम में जाए मेरे भाई। दाढ़ी या मेकअप बनाने वाला शीशा जो है अवतल दर्पण का उदाहरण हो जाए। डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर जो होते हैं, वो दांतों को बड़ा और साफ हिस्सा देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में धूप को एक जगह केंद्रित करने के लिए जो है इन्हीं का अवतल लेंसों का जो है उपयोग किया जाता है, सॉरी अवतल दर्पणों का जो है उपयोग किया जाता है। अब सिंपल भाषा में समझाता हूं। अवतल दर्पण, एक चमचमाता हुआ स्टील का नया चम्मच लो। ठीक है, एक चमचमाता हुआ स्टील का चम्मच ले लो। अब चम्मच का वो हिस्सा देखो जिसमें तुम खीर या सूप खाते हो। चम्मच ऐसे ही होती है ना, ठीक है, चम्मच ऐसे ही होती है ना। थोड़ा सा कैसा बन गया, ये अजीब सा बन गया ना। अरे यार,
अब यह क्या हो गया, ठीक है। चम्मच ऐसे ही होती है यार, आपको पता ही होगा, ये चम्मच ही है एक किस्म से, मान के चलो ये चम्मच है ना, यहाँ के हिस्से से आप पीते हो, यहाँ पर रख के जो है आप पीते हो। ये क्या कह रहा है, जिसे तुम खीर या सूप खाते हो, जिस हिस्से से, इसी हिस्से से आप खीर या सूप कुछ भी पीते हो, यानी जो अंदर की तरफ धसा हुआ, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, देखो ऐसे, ये हिस्सा अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, गुफा या गुफा जैसा गहरा हिस्सा, जब तुम इसमें अपना चेहरा बिल्कुल पास लाकर देखोगे तो तुम्हें अपना चेहरा बहुत बड़ा और मोटा दिखाई देगा। अगर आपने नहीं किया तो आज करके देख लेना, ऐसा ही आपको बड़ा और मोटा चेहरा दिखाई देगा। और ये किसका उदाहरण है, ये अवतल दर्पण का जो है उदाहरण हो जाएगा। अब देखो आगे की बात, शीशे जो अंदर की तरफ धसे होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ये बड़ी जादुई चीज है, ये अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी की सारी किरणें को एक जगह सिकोड़ कर इकट्ठा कर देते हैं। इसी वजह से डॉक्टरों को तुम्हारे दांतों का छोटा सा बहुत छेद बहुत बड़ा दिखाई दे जाता है, और गाड़ियों की हेडलाइट शीशे रोशनी सी एकदम सीधी और मजबूत होकर दूर तक जाती है। मेरे भाई आई बात समझ में आया अवतल दर्पण। अब हम चलते हैं आगे, उत्तल दर्पण को देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। यह बाहर की ओर उभरा हुआ था, बस वो अंदर की तरफ धसा हुआ था, ये बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ होगा, जैसे चम्मच का पिछला हिस्सा। सिंपल सी बात है, ये पिछला हिस्सा हो गया, ये अपोजिट मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये चम्मच का पिछला हिस्सा हो गया, पिछला हिस्सा, ठीक है, पिछला हिस्सा हो गया, ठीक है। पिछला हुआ वर्गाकार शीशा होता है, इसकी बाहरी वाली ऊपरी सतह चमकदार होती है, यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैला देता है। अंदर वाला हिस्सा क्या कर रहा था, अंदर वाला हिस्सा जो है बाहर से आ रही वाली सारी किरणों को एक ही जगह इकट्ठा कर दे रहा था, लेकिन ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये क्या है, ये फैला दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये फैला दे रहा है प्रकाश को, ठीक है। इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी जो है कहते हैं। यह हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे बहुत बड़े बड़े क्षेत्र की चीजें एक छोटे से शीशे में जो है दिख जाती है। मेरे भाई आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, व्यवहारिक उदाहरण देख लेना। वाहनों का कार, बाइक, बस ड्राइवर के पास लगा पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। आपने देखा है ना, बाइक या फिर स्कूटी या फिर बसों में जो शीशा लगा होता है, ये बस होती है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा होता है, यहाँ के इसके आसपास जो है ये शीशा होता है, ये शीशा पीछे देखने के काम आता है मेरे भाई, ठीक है। सड़कों के तीखे मोड़ों या पार्किंग लॉट में आने जाने वाले वाहनों को देखने के लगे बड़े बड़े गोल शीशे मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण, तो ये क्या था मेरे भाई। अच्छा, ये सिंपल परिभाषा यहाँ पे कर दी इसने, ठीक है। अब उसी चम्मच को उल्टा कर दो, यानी उसका पीछे का उभरा हुआ, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारा आप यहाँ से देख लेना। अब हम चलते हैं बेलनाकार दर्पण मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बेलनाकार दर्पण को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, यह शीशा किसी गोले का हिस्सा न होकर एक बेलन, सिलेंड्रिकल या फिर पाइप के कटे हुए हिस्से का। पाइप कैसी होती है, पाइप गोल होती है, सिलेंडर भी तो ऐसा होता है, गोल होता है ना सिलेंडर। बना लेना यार, मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा नहीं आता ड्राइंग। ये क्या है, सिलेंडर है, सिंपल सी बात है, ठीक है, बन गया सिलेंडर, ठीक है। पाइप के कटे हुए हिस्से जैसा होता है, यह प्रकाश को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करने के बजाय एक सीधी रेखा लाइन के रूप में केंद्रित करता है। इसमें केवल एक ही दिशा, जैसे केवल चौड़ाई या केवल लंबाई में प्रतिबिंब बदलता है, जिससे वस्तु अजीबोगरीब ढंग से खिंची हुई या फिर मोटी दिखाई देती है मेरे भाई। कैसे दिखाई देती है, यहाँ पे देखो उदाहरण, मेलो या फन हाउस, अजूबा कमरों में लगे शीशे, जिसमें आपने फिर हेरा फेरी देखी है ना, फिर हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, फिर हेरा फेरी। ये फर्स्ट वाली पार्ट की बात नहीं कर रहा, सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट, उसमें क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, वो सारे एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जो है वो एक मिरर वाले हाउस में घुस जाता है। देखा ना, मिरर वाले हाउस में, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर टक्कर खाते हैं, कभी इस शीशे पे लगता है, कभी उस शीशे पे लगता है। तो बस वही एग्जाम्पल यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेले या फन हाउस में अजूबा कमरों में लगे शीशे, जिनमें इंसान कभी कभी बहुत लंबा या फिर बहुत पतला, कभी कभी छोटा मोटा दिखाई देता है, हंसाने वाले दर्पण उनको बोला जाता है। आंखों के एक विशेष दोष, अबिंदुकता की जांच या उसे ठीक करने वाले उपकरणों में भी जो है इनका उपयोग होता है मेरे भाई, ठीक है। अब बेलनाकार दर्पण देख लेते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल मिरर, मतलब उसी को जो है लोकल लैंग्वेज में बताया गया है। सोचो तुम्हारे पास स्टील का एक गोल चम्मच, पाइप या बेलन है, यह न तो चम्मच की तरह गुफा जैसा है और न ही पेट की तरह बाहर निकला हुआ है। यह एक गोल पाइप जैसा है। जब तुम इसके सामने खड़े होगे तो तुम्हारी चौड़ाई तो वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम्हारी लंबाई बहुत अजीबोगरीब ढंग से खिंची हुई या कद्दू जैसी गोल दिखाई देगी मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया है, इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे सारे मैंने दर्पण करा दिए हैं। अब हम देखते हैं लेंसों के बारे में भी थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेंस की परिभाषाएं देख लेते हैं। उत्तल लेंस मेरे भाई, ठीक है। उत्तल लेंस, यहाँ पे देखो परिभाषा, यह लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है मेरे भाई, ठीक है। लेंस क्या होता है, बीच से क्या बोल रहा है ये, बीच में से मोटा है, मतलब ये जो बीच है यहाँ से मोटा होता है, किनारों
किनारों से पतला होता है, जैसे सूजी का वड़ा या फिर बादाम की आकृति। बादाम की आकृति देखिए ना, बादाम की आकृति कैसी होती है, बादाम की आकृति कैसी होती है, बादाम की आकृति देखा तो है यार, खाया भी है, अब आकृति थोड़ी सी याद नहीं आ रही, कैसे जाएगा ये। ठीक है, बादाम की आकृति होती है ना, देखा है ना बादाम, बस वैसा उत्तल लेंस होता है मेरे भाई। यह अपने अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह सिकोड़ कर इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह पास की चीजों को बहुत बड़ा और साफ करके दिखाता है। व्यवहारिक उदाहरण की बात करूं तो आवर्धन कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें हम बारीकी अक्षरों या छोटे पुर्जों को बड़ा करके देखते हैं मेरे भाई। दूरदृष्टि दोष मेरे भाई, ठीक है, मैंने बताया था ना, दो दोष बताए थे, एक तो निकट दृष्टि दोष बताया था, निकट दृष्टि दोष, और एक दूर दृष्टि दोष बताया था। बस याद रखना है, ये अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल आएगा ना, अवतल, सॉरी अवतल, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है किसके लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सिर्फ आपको याद रखना है इस एक शब्द से। इस एक शब्द से आप कैसे याद रखेंगे, अवतल लेंस आएगा ना यहाँ पे, एक शब्द से आप कैसे याद रखेंगे, आपको अवतल लेंस लिखा है, आपको कुछ नहीं देखना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको सिर्फ एक चीज पता है, अवतल लेंस। और आपको ये पता है जो अवतल लेंस है ना, भाई ने क्या बताया था, अवतल, अवतल मतलब अप का मतलब क्या है, दूर, कोई चीज दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो दूर का अपोजिट क्या होगा, पास आना। तो यानी कि अवतल लेंस किसके लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दूर के लिए जो है यूज किया जाता है अवतल लेंस का। बस इसी के अपोजिट कर देना, अवतल लेंस इसमें आ गया तो उत्तल लेंस किसके लिए किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के लिए। सिंपल सी चीज है, यहां से आप देख लेना, कैमरा, दूरबीन, ये सारी चीजें आप देख लेना, उसके बाद उत्तल लेंस को आसान भाषा में समझते हैं। तुम सबने सूजी का वड़ा या काजू बादाम की आकृति देखी है, वे बीच से मोटे और फूले हुए होते हैं और दोनों किनारों पर पतले होते हैं। जब तुम इन लेंसों को अपने हाथ में पकड़ोगे तो यह बीच से तुम्हें उभरा हुआ महसूस होगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम ही है, बस एक बार समझ जाओगे तो बाकी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अवतल लेंस में भी ऐसा ही है, यह लेंस बीच से पतला होता है, किनारों से काफी मोटा होता है, बस इसका अपोजिट है, उत्तल लेंस का अपोजिट है। उत्तल लेंस कैसा था, बीच में मोटा था, किनारों से पतला था। अवतल लेंस इसका अपोजिट है, अवतल लेंस क्या है, बीच से पतला है और किनारों से मोटा है मेरे भाई, ठीक है, किनारों से मोटा है, जैसे दोनों तरफ से दबा हुआ पेड़ मेरे भाई, ठीक है। यह अपने अंदर से गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय चारों तरफ फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें बहुत हमेशा सीधी और आकार में जो है चलता है मेरे भाई, ठीक है। उदाहरण देख लेना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, रट्टा मारने की बजाय समझा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। दरवाजों के जासूसी छेद, फ्लैश लाइट, ये सारे जो है किसके उदाहरण हो जाएंगे, ये सारे जो है अवतल के उदाहरण हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ये आसान भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। द्विफोक्सी लेंस देख लेते हैं। द्विफोक्सी लेंस क्या होता है मेरे भाई, यह एक ही चश्मे के शीशे में दो अलग अलग लेंसों का मेल होता है। इसमें शीशे का ऊपरी भाग अवतल लेंस दूर देखने के लिए और निचला भाग जो है उत्तल लेंस पास की किताब या फिर मोबाइल पढ़ने के लिए। यह लेंस किसके लिए उपयोग किया जाता है, जो हमारे दादा दादी होते हैं ना, दादा दादी, ठीक है, उनके लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी जो नजरें होती है ना, वो वीक हो जाती है, ना तो वो जो है दूर का देख पाते, ना ही पास का देख पाते, तो उनके लिए जो है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब को चश्मे को आगे पीछे थोड़ा सा उनको करना पड़ता है, जिससे वो दूर की चीजें भी देख पाते हैं और पास की चीजें भी देख पाते हैं। यहाँ पे जो है उदाहरण आप देख लेना, जरा दूरदर्शिता का निवारण, उम्र बढ़ने पर अक्सर 40 से 45 साल के बाद जो बुजुर्गों को न तो दूर का सब दिखता है और न ही पास का, तब उन्हें यह दोहरे लेंस वाला चश्मा दिया जाता है, ताकि उन्हें बार बार चश्मा न बदलना पड़े मेरे भाई, ठीक है। ये द्विफोक्सी के बारे में आसान भाषा में समझा दिया गया है, इसको भी बैठ के पढ़ लेना मेरे। लास्ट देख लेते हैं बेलनाकार लेंस। यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। देखो 1 घंटा लग गया सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाने में, और मेरा इतना विश्वास है अगर ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई ना, फिर इस चैप्टर से आपको कभी नहीं डर लगेगा, कभी भी आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट देख लेते हैं बेलनाकार लेंस को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं सिंपल भाषा में। एक पारदर्शी कांच का पाइप या बेलन, यह किसी गोल बाल की तरह चारों तरफ झुका हुआ नहीं होता, बल्कि एक पाइप की तरह सीधा और बेलन जैसा गोल होता है। यह प्रकाश को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं करता है, बल्कि एक सीधी खड़ी लेटी हुई लकीर के रूप में चमकाता है। आगे की बात बस सेम यही है, लेंस के ऊपर में यहाँ पे बताया गया मेरे भाई, ठीक है। बताओ कोई समझ नहीं आया था, इसका उदाहरण देख लेना भाई, यहाँ पे नहीं लिखा गया है इसका उदाहरण, ये रहा ना उदाहरण। अब बिंदुकता का निवारण, आंख का वह दोष जिसमें व्यक्ति को एक साथ खड़ी और लेटी हुई रेखाएं साफ नहीं दिखती, जालीदार कपड़ा, धुंधला दिखना, इस बीमारी के चश्मे को डॉक्टर बेलनाकार लेंस से जो है नंबर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारी ये पूरी PDF जो है खत्म होती है। थ्योरी सेक्शन जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई नो मैं क्वेश्चन करवा सकता था, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन मुझे लगा यार सभी रटवा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा भाइयों के लिए कुछ अलग करता हूँ, बहनों के लिए, जिससे चीज़ें समझ आए। ये चीज़ें अगर आपको समझ आएगी ना, तो यकीन मानना
पीसीएस जैसे एग्जाम तक जो है आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए अब एक एक करके हम क्या देखते हैं, क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक बार मैं इस पीडीएफ को सेव कर देता हूं ताकि जो है ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिलनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब क्वेश्चनों में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, वैसे तो क्वेश्चनों भी में मैंने सारा डिटेल से लिख के दिया है। अब एक बार आप डिटेल से मुझे जो है ऑनेस्टली बताना कि इतना डिटेल से आप वर्तमान में एचएसएससी के लिए बोल रहा हूँ स्पेशल, और किसी के लिए फ्री में यहाँ पे कोई पढ़ा रहा है क्या मेरे भाई? कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे भाई ऐसे फ्री में आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा इसके कहाँ पर चलते हैं, क्वेश्चनों पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चनों को चलते हैं। बस वही बात है, फ्री की चीज़ भाई मेरे भाई किसी को अच्छी नहीं लगती ना। फ्री में ये लगता है यार फ्री में पढ़ा रहा है तो क्या तो मिलेगा उस कंटेंट में, लेकिन जो पढ़ रहा है ना, और एग्जाम के बाद मैं नहीं पूछूंगा, आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, खुद से बताना कि वो भाई जो फ्री में करवा रहा था उसके कंटेंट की कितनी वैल्यू थी, क्या उसमें से कुछ आया या फिर नहीं आया। ऑनेस्टली मैं दिखावे में बिलीव नहीं करता, मैं बोलने में बिलीव नहीं रखता, मैं करने में बिलीव रखता हूँ मेरे भाई। आई बात समझ में? आपको भी मैं यही सलाह दे रहा हूं, बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी चीजें छोड़ दो। आर पार क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं है, और उस पे ध्यान देने से, आपके ध्यान देने से कुछ बदलने भी वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। यहाँ पे भी सारी चीजें मैंने लिख दी है, देखो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब पूरा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको भी मैंने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया। इतनी मेहनत लगती है मेरे भाई, एक दिन में एक पीडीएफ लगती है। अब आप देख लेना कितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई 50 बच्चे देख रहे हैं या फिर 50,000 बच्चे देख रहे हैं, मेरे लिए अगर एक बच्चा भी सिलेक्शन ले गया ना, या फिर एक बच्चे ने भी, भाई ने ये कह दिया, मुझे नहीं, मैं नहीं कहता यार किसी के सामने का हुआ, अगर आपने ये मेरे लिए भी कह दिया ना कि भाई सच में तेरे पढ़ाए हुए से 1 नंबर, मतलब कुछ तो बना है यार मेरे सिलेक्शन में, तो यकीन मानना इतनी जो मेरी मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? बस और कोई माध्यम नहीं है, और कोई रीजन नहीं है मेरे भाई यहाँ पे इतनी मेहनत करने का मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं, एक एक करते हैं। निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल कितनी होती है मेरे भाई? ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये चाल होती है मेरे भाई। सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताइए प्रकाश की चाल सर्वोत्तम सबसे अधिक किस में होती है, तो आप बताएंगे निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो है सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है मेरे भाई। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड होती है। और ये सारे एग्जाम्पल भी आपको पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है आपसे निर्वात में ही सूर्य की चाल पूछेगा, आपसे पूछेगा बताइए सामान्य तापमान और दबाव पर हवा में ध्वनि की चाल का मानक मान क्या है, तो 332 मीटर पर सेकंड जो है ये क्या है, सामान्य तापमान और दबाव पर हवा में ध्वनि की चाल है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो सारे उदाहरण आपको पढ़ने हैं, इस पीडीएफ को अच्छे से डिटेल से आपको पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, चाहे तो 2 से 3 बार वीडियो देख लेना, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये 11.2 किलोमीटर पता है ना आपको, पृथ्वी का पलायन वेग है, यानी यह वह न्यूनतम गति है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है। पता है ना 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है, आप सभी को बताएं। पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर अगर आप, जैसे कि ये क्या है, ये आप खड़े हो, ये सतह है, धरती है। ठीक है, ये क्या है, धरती है, ये धरती है। यहां से कोई आप चीज ऊपर छेड़ते हो, कोई बॉल आपने फेंक दी, कोई आपने पत्थर छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा, वापस नीचे आएगा मेरे भाई। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा। लेकिन अगर आप इसी पत्थर को, इसी बॉल को कितनी स्पीड से छोड़ते हो, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आप छोड़ते हो, तो ये क्या करेगी, ये जो है पार चली जाएगी, गुरुत्वाकर्षण को पार करते हुए चली जाएगी, फिर ये कभी नीचे नहीं आएगी, ये आसमान में ही ऐसे घूमती रहेगी मेरी भाई। आई बात समझ में? तो ये पलायन वेग जरूर याद रखना, बहुत बार वनडे एग्जाम से पूछा गया है, पलायन वेग कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर किसी चीज को छोड़ा जाए तो वो आसमान में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो याद रखना 11.2 किलोमीटर पलायन वेग होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। अरे मेरे भाई, मैं हमेशा से बोलता हूं, जो आपने मेरी पढ़ाई जो डिटेल से थ्योरी पढ़ ली ना, ये क्वेश्चन तो आपको बच्चे लगेंगे, बच्चे। अब बताओ क्या नहीं पढ़ाया मैंने आपको, सारी चीज पढ़ा के आया हूँ। प्रकीर्णन आपको पढ़ा के आया हूँ, परावर्तन आपको पढ़ा के आया हूँ, अपवर्तन पढ़ा के आया हूँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा के आया हूँ। क्या चीज नहीं पढ़ाई? और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर दोगे, क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, और सबसे ज्यादा फैलता कौन सा है, सबसे ज्यादा नीला कलर फैलता है मेरे भाई। विबग्योर मैंने करवाया था ना, विबग्योर, VIBGYOR हो जाएगा। ठीक है, विबग्योर। तरंग दैर्ध्य किसका होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट का होता है। सबसे ज्यादा रेड का होता है, सबसे कम जो है किसका होता है, सॉरी गलत बोल गया मैं, सबसे ज्यादा वॉयलेट का होता है, सबसे कम किसका होता है, रेड का होता है मेरे भाई। इसी वजह से जो है फैलता कौन है, फैलता सबसे ज्यादा
वॉयलेट है, और सबसे ज़्यादा फैलता है तो नीला, नीला कलर होता है ना, वॉयलेट क्या होता है, नीला होता है, इसी के कारण जो है आसमान नीला दिखाई देता है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा, आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, ये सारा आप पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नहीं टाइम वेस्ट करूंगा, सारी चीज़ें मैं थ्योरी में बता के आया हूँ मेरे भाई, ठीक है। पढ़ लेना, वैसे ये सारी चीज़ें आप वो पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, मैं तो कह रहा हूँ पूरा पढ़ लेना यार, फ्री हो क्या करते हो सारा दिन, ठीक है। सारा दिन पढ़ाई लगाओ यार, पढ़ाई ही काम आएगी मेरे भाई अंत तक मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है। वर्तमान में आपको लग रहा होगा कि यार वो रील बना रहा है, उसकी रील वायरल हो रही है। वर्तमान में नॉर्मली लोग पता है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा, डांस कर रहे हैं मेरे भाई। डांस तो चलो फिर भी चीज़ ठीक है बताने के लिए, नॉर्मल जो लड़कियां हैं, यहाँ पे मैं किसी के भाई कटाक्ष के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, लड़कियां होगी, नॉर्मल होगी, औरतें होगी, दुनिया जहान घुसी पड़ी है, पूरा इंडिया बता रहा हूँ डांस कर रहा है, पता नहीं क्या क्या ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हैं इंस्टाग्राम में, आपको पता ही होगा, आपको बताने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, पता है ना, वो सारी चीज़ें करती हैं मेरे भाई। लेकिन आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है यार वो तो इतने सारे उसके फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग उसकी रील देख रहे हैं, पता नहीं वो क्या कमा रहा होगा। कुछ नहीं कमा रहा मेरे भाई, वो कुछ नहीं कमा रहा। मैं क्या कुछ कमा रहा हूँ क्या भाई, कुछ भी नहीं कमा रहा, एक नाम मात्र की मात्र है। और यकीन मानना एक दिन ऐसा आएगा, क्या कैसा आएगा, जिस दिन क्या होगा मेरे भाई, जिस दिन क्या होगा, सोशल मीडिया क्या होएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए मान लेते हैं कुछ टाइम, अभी तो नहीं होगा फिलहाल, लेकिन आपने सुना है ना, हर चीज़ का एक पीक टाइम होता है मेरे भाई, और उस पीक के पहुंचने के बाद उसकी ढलान आती है मेरे भाई। आज से पहले क्या ये चीज़ें थी, क्या नहीं थी ना, आ गई ये चीज़ें, आज इनका टाइम आ गया, आगे जाने के बाद ये चीज़ें नहीं रहेंगी, तो क्या होगा। इंडिया तो ऐसा देश भी नहीं है चाइना की तरह, चाइना ने तो क्या कर रखा है, बाहर की वो एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करता जो मेटा ने बना रखी है। अमेरिका का इंस्टाग्राम हो गया, अमेरिका का जो है ये क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप हो गया, अमेरिका का यूट्यूब हो गया। चाइना मेरे भाई ये यूज़ नहीं करता। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, चाइना ने अपना अलग यूट्यूब बना रखा है, अलग उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रखे हैं मेरे भाई। इंडिया ऐसा कर सकता है क्या? अगर कल को ये चीज़ें बंद हो जाए, इंस्टाग्राम बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इतनी ज़्यादा बेरोजगारी फैलेगी ना मेरे भाई, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी फैलेगी जितना आपने सोचा नहीं होगा मेरे भाई। लेकिन अंत में आपके क्या काम आएगी, अंत में आपकी किताबें काम आएंगी, अंत में आपका ज्ञान काम आएगा मेरे भाई। वहाँ पे आपको लगेगा कि सही था भाई, किताबें पढ़ता था, ठीक है। दूर के ढोल जो है वो सुहावने लगते हैं ना, वो फिट यहाँ पर बैठती है कहावत। आई बात समझ में? इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता मेरे भाई। इस दुनिया में पढ़ाई तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेरे भाई, रात्रि में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, हमने देखा था अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ लेना, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वैसे तो मैंने थ्योरी में बताया है, सब कुछ आपको पता होगा यार, ठीक है। हर चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, 2-3 बार इस PDF में लिखी है। कुछ मतलब नहीं है कि यहाँ से आपको चीज़ें समझ ना आए मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं खींचना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं बता के आया हूँ। ये देखो, अब ये वही क्वेश्चन आ गया, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को पानी होने का भ्रम होता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को TIR बोला जाता है मेरे भाई। TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वाहनों के पीछे का आयुक्त ट्रैफिक देखने के लिए, बताया था ना, ये एक बस है, बस का ड्राइवर यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर एक इसका शीशा लगा है, शीशे में क्या देख रहा है, ये पीछे का ट्रैफिक देख रहा है। तो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किसका यूज करता है? उत्तल दर्पण का ये यूज करता है, उत्तल दर्पण का ये यूज करता है। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, सारा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण और डॉक्टरों द्वारा आंख कान की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये इसका अपोजिट हो जाएगा। वहां पर उत्तल था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अवतल आ जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, अवतल आ जाएगा। अवतल क्या करेगा, छोटी सी चीज को क्या करेगा, बड़ा करके दिखाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो उत्तल नहीं आएगा, समतल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अवतल दर्पण जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इंटरनेट जो हमारा चलता है ना, इंटरनेट
इंटरनेट, वाईफाई, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर पर का ही यूज पर चलता है, इसी परिघटना पर चलता है। और चमकीला कटा हुआ हीरा प्रकाश की किस परिघटना के सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR के ऊपर ही ये काम करता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है पानी से भरे किसी बर्तन की तली में डूबा हुआ सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी से भरा हुआ कोई गिलास ले लो या फिर कोई भी चीज़ ले लो, उसके अंदर आप सिक्का डालोगे ना तो वो वास्तविक गहराई से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और ये किस घटना के कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है ना, कहा गया 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड जो है इसको लगता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे एक चीज बता सकता है कि ये तो हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया। चंद्रमा का प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? कोई बता सकता है? चंद्रमा के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? धरती के प्रकाश अरे क्या लिख दिया मैंने? चंद्रमा के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, ये आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मुझे भी पता है, आपको पता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से ग्रहण करता है मेरे भाई, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड हो जाएगा, यहाँ से सारा पढ़ देना। 3 × 10 की 8 और जो है लगभग 500 सेकंड, 500 सेकंड नहीं आएगा, 498 समथिंग आएगा, 496, ठीक है। तो ये देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं। और अच्छा ये आई गया यार, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, सब कुछ मैंने लिख के दे दिया आपकी सहूलियत के हिसाब से। मैं आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ मेरे भाई, बस आप पूछ नहीं सकते कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ और कितनी करना चाहता हूँ, ताकि जो फील मेरे साथ हुआ है ना वो मैं नहीं चाहता आपके साथ फील हो मेरे भाई, ठीक है। सारी चीज़ें आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। चंद्रमा का प्रकाश देखो, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर जो है ये दूर है। प्रकाश का स्रोत चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित जो है करता है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड 16 सेकंड लेगा ना, ये 8 मिनट 16 सेकंड आएगा भैया, ठीक है ना। इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा है ना 16 सेकंड, तो ये 16 सेकंड आएगा, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग मिस्टेकिंग है। कहाँ गया वो? ये 16 सेकंड आएगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी देख लेना वो एग्जैक्ट क्या देता है, ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये 20 सेकंड के हिसाब से 500 सेकंड लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है। पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? 14,96,00,000 किलोमीटर जो है ये दूर हो जाएगा। 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है ये दूर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे और देख लेते हैं आगे, ठीक है। प्रकाश की गति, सटीक गति ये है, ये सारा पढ़ लेना, सब कुछ दिया गया आपके नॉलेज के लिए दिया गया, आपकी साइंस सीरीज के लिए दिया गया, ताकि HSSC में आपका कोई भी नंबर ना कटे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। खतरे के सिग्नल या लाइट हमेशा लाल रंग की ही क्यों बनाए जाते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे यह दूर साफ तक दिखता है मेरे भाई, ठीक है। प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव कम होता है। फैलाव कम होगा तो जाहिर सी बात क्या है, दूर तक जाएगा मेरे भाई, ठीक है, दूर तक जाएगा मेरे भाई। देखो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं किसको? प्रकीर्णन को मेरे भाई, ठीक है। सभी रंगों में सबसे अधिक नीले रंग का होता है 1.8 गुना, ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में अलग अलग हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को मेरे भाई वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है प्रिज्म द्वारा होने वाले वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किस रंग का सबसे कम होता है? बार बार बता चुका हूं, चलो बताओ फिर फटाफट इस कमेंट
इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण पता चल गया ना, विबग्योर वाला फॉर्मूला लगाना। आपको तो इतना तो पता ही है, सबसे अधिक और किस रंग का सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का होता है। बस पता चल गया आपको, ठीक है। तो बस देख लेना आप क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण विचलन झुकाव सबसे अधिक और किस रंग का सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक लाल का होगा। लाल का अधिक, बैंगनी का कम, बस यही आपका जो है राइट आंसर है। पीला तो होता ही नहीं है, लाल का कम नहीं होगा, नारंगी का कम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो साफ दिखती है, पर दूर की इस दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एक आपको शब्द बताया था, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस, अवतल से आप क्या निकालेंगे? अप। अप शब्द का क्या मतलब होता है? दूर जाना, ठीक है। दूर, दूर का अपोजिट क्या होगा? पास, ठीक है। तो यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग हम क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। देख लो अवतल लेंस कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? ऐसे चीजें आपको करनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां गया? क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते। 14 क्या कहला है? दूरदृष्टि। बस अवतल लेंस का अपोजिट कर लेना, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस आ जाएगा। वस्तु साफ दिखती है पर पास की नहीं, इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है? उत्तल लेंस आता है। सिंपल सी बात है, एक शब्द से दोनों क्वेश्चन आपकी चीज सोल्व हो जाएगी। आपको अवतल लेंस याद रखना है। अवतल से आप क्या बनाओगे? अप शब्द बनाओगे। अप का क्या मतलब होता है? दूर। दूर से आपका, दूर का अपोजिट क्या होता है? पास। यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। बस इसका अपोजिट कर देना, तो दूर दृष्टि के लिए कौन सा बच गया? दूर दृष्टि के लिए उत्तल बच गया। सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। पानी की प्यास लगी रही, अरे वो अपनी निर्जला एकादशी का दाव गिरा है, वो मीठा पानी पिया कर रहे हैं, पी का आवांगे यार, कई दिन हो गए, ठीक है। चलिए वो आप भी पी लेना भाई, ठीक है ना। गर्मी ज़्यादा हो रही है, वैसे तो घर से मत निकलना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। थोड़ी सी बात करनी भी जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आप बोर तो नहीं हो गए? मैं तो बोर नहीं हुआ, मेरे को मज़ा आ रहा है यार, ठीक है। आप तो बोर तो नहीं हुए, आई होप आगे आप हो गए होंगे बोर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ लेना। लेकिन मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, एग्जाम से पहले इस वीडियो को और पीडीएफ को जो है मल्टीपल्स टाइम पढ़ लेना, काफ़ी काम आने वाली है मेरे भाई आपके, ठीक है। तो 15 को देख लेते हैं। स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रट्टा मार लो इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, वृद्धावस्था में मांसपेशियों के कमजोर होने के कारण होने वाले जरा दूरदर्शी रोग के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विफोक्सी या फिर बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखा था ना, द्विफोक्सी लेंस। इसमें जो है पास वाला और दूर वाला दोनों एक ही लेंस में डाल दिया जाता है। पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, लेंस की क्षमता का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता का चिन्ह कर्म से किस प्रकार निर्धारित होते हैं? तो किस प्रकार निर्धारित होते हैं? तो जो है उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, और अवतल लेंस हमेशा ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। ये चिन्ह जरूर याद रखना मेरे भाई। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अवतल लेंस और उत्तल लेंस याद करवा दिया, तो हमेशा आपको याद रखना है जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस ये हमेशा नेगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक है। अवतल लेंस हमेशा नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है? उत्तल लेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये चीज याद रखना मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, पानी के साबुन के बुलबुलों का धूप में रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण ऐसा होता है? तो प्रकाश की इस घटना का नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण घटना इस नाम हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है मेरे भाई, यदि किसी व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर समझ नहीं आता है तो वह किस अनुवांशिकी बीमारी से ग्रसित होता है मेरे भाई, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है, लाल रंग और हरे रंग में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति जो है किस बीमारी से ग्रसित होता है? तो ऐसा जो है कलर ब्लाइंडनेस से जो है ये उत्पन्न होता है मेरे भाई, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक होता है मेरे भाई वर्णांधता, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, और एक क्या होता है मेरे भाई? रतौंधी होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर आप याद रखना, ठीक है। रतौंधी किसके विटामिन के कारण होता है? ये विटामिन ए के कारण होता है। अब मैं आपको बता दूं, वर्णांधता ये किस विटामिन ए के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन बी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है, या फिर नन ऑफ द अबोव मेरे भाई? तो आप क्या आंसर बताएंगे? थोड़ा सा सोचो।
तो आप क्या आंसर बताएंगे, नन ऑफ द अबव होता है मेरे भाई। ठीक है, वर्णांधता किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, ये जो है मेरे भाई ये कौन सा रोग होता है जो माता पिता से जो है बच्चे में आता है, ये वो रोग होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी था, कहाँ पे लिखा था तो दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इंपॉर्टेंट नोट दे के लिखा है, रतौंधी रोग यह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, और वर्णांधता यह केवल जन्म से होती जीन की बीमारी है, यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम है ये मेरे भाई, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता, याद रखना ये चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जामिनर यहाँ से शब्दों से खेलता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जाने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता, कभी कभी नीला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। ठीक है ना, ये सारा मैंने डिटेल से बताया, अब ऐसे बच्चों वाली हरकतें ना किया करो। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है उस चीज़ को आप पढ़ोगे ना वो काला क्यों दिखाई देता है, हालांकि वो चीज़ काला क्यों दिखाई देता है ना, मैंने ज्योग्राफी की सीरीज जो हमारी चल रही थी ना, ज्योग्राफी की सीरीज इंडिया जी के, वहां पर भी बताया मैंने, आसमान नीला दिखाई देता है, नीचे से देखोगे जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी देखोगे ना तो वो काला दिखाई देता है, क्योंकि काला जो पानी होता है ना, पानी वो काला दिखाई देता है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं, ये सारा पढ़ लेना, यहाँ पे भी मैंने सारा कुछ लिख दिया है मेरे भाई। ठीक है, ये सारा पढ़ लेना, सभी आपको पता समझ आएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, आंख की रेटिना, हमारी जो आंख की रेटिना है इस पर बनने वाला वास्तविक प्रतिबंध हमेशा कैसा होता है, तो याद रखना हमेशा कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, ये याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। अपनी जो आंख है ना, हम जो आंखों से देखते हैं हमें तो वो सीधा दिख रहा है, लेकिन हमारी जो आंखों पे चित्र बनेगा ना वो हमेशा उल्टा बनेगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसका रट्टा मार लो मेरे भाई। ठीक है, हमारी आंखों में जो चित्र बनेगा ना वो हमेशा उल्टा बनेगा और रियल बनेगा मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, वास्तविक बनेगा, कभी आपको वास्तविक, कभी आप कह दो कि रियल जो है अभिसारी बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी नहीं बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, ये दोनों फिट कर लो, और हमारी आंखों वाला क्वेश्चन ये जरूर पूछता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं, आंख के किस भाग में अवांछित बीमारी होने पर धुंधला दिखाई देने लगता है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं और ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, नेत्र लेंस का दूधिया या धुंधला हो जाना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये याद रखना, जो हम आंख दान देते हैं ना, आंख दान देते हैं उसमें आंख का जो कोर्निया भाग होता है ना, यही दान दिया जाता है, याद रखना, ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 कह रहा है मेरे भाई, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, ध्रुवण की घटना द्वारा सिद्ध होती हैं, जो ध्रुवण की परिघटना द्वारा सिद्ध होती है, तो प्रकाश तरंगे मेरे भाई अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवेव तरंगे जो है ये होती है मेरे भाई। ठीक है, ये सारी घटना हम देख के आए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है समतल दर्पण, देख के आए थे ना, सबसे पहला जो हमने दर्पण किया था वो समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा उदाहरण है, जो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल है जिसके आगे खड़े होकर आप तैयार होते हो ना, उसको ही समतल दर्पण बोलते हैं, बस सिंपल सी बात है, बात खत्म। बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आंखों में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, रियल होता है। आंखों के ऊपर जो आपका प्रतिबिंब बनता है ना सामने वाले आदमी का, वो रियल बनता है। लेकिन अगर आप समतल दर्पण की बात करोगे ना, समतल दर्पण की बात करोगे, तो वहां पे चेंज हो जाएगा मेरे भाई, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे जो है आभासी हो जाएगा। ठीक है, वहां पे रियल नहीं बनेगा, वहां पे आभासी बनेगा। ये थोड़ी सी चीजें हैं डिफरेंस करने वाली, याद रखना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आभासी उल्टा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, सॉरी उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा यार, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, सॉरी सीधा बनेगा, सीधा ही तो, आप सीधे ही तो दिखते हो, उल्टे थोड़ी दिखते हो आप। जो है ये शीशा है, शीशे के आगे यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये आपकी मुंडी है, ठीक है, ये मुंडी है ये, तो आप भी शीशे में ऐसे ही तो दिखोगे, ऐसे थोड़ी है कि मुंडी आपकी नीचे चली जाएगी और पैर ऐसे चले जाएंगे, तो ये सीधा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा, बस इतना सा डिफरेंस है, याद रखना, आभासी। ठीक है, आंखों में और समतल दर्पण में एक ही डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना। अगर आपसे आंखों का पूछे तो आप क्या बताओगे, आंखों में बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। लेकिन समतल दर्पण की बात करें तो कैसा बनेगा, समतल दर्पण में सीधा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, अब आभासी बनेगा, ठीक है, नकली बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 26
6 पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किन संयुक्त घटनाओं का सबसे सुंदर प्राकृतिक उदाहरण है। तो ये अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का जो है मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 27 पे सातों रंग मिलकर बनाते हैं, पता है ना, देखा था हमने। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है और अपना पूरा शरीर देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो है हाफ होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तभी उसकी जो है पूरी शरीर उसका दिख पाएगा मेरे भाई। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की लंबाई के दोगुनी नहीं, 10 फीट फिक्स नहीं, व्यक्ति की लंबाई की आधी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आपकी जो हाइट है ना, जो आपकी हाइट है यानी कि 6 फुट आपकी हाइट है, तो शीशा कितने फुट का होना चाहिए, 3 फीट का जो है शीशा होना चाहिए, तभी आपको जो है, तभी आपको अपना पूरा शरीर देखना दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग जो है केवल लाल रंग का प्रकिरण के कारण जो है ऐसा दिखाई देता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सिनेमा हॉल की स्क्रीन या पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। तो ये वास्तविक और उल्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग और बायां भाग दिखाई देता है। दायां बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अपोजिट हमने दिखा था ना, समतल दर्पण में आप अपना जो है चेहरा देखते हो, सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अगर आप अपना लेफ्ट हाथ उठाओगे ना तो शीशे वाला क्या उठाएगा, अपना राइट हाथ उठाएगा। इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, लेटरल इन्वर्सन इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, सारा कुछ लिख दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बस 2-3 और क्वेश्चन रह गए, फटाफट इसको चलते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। इसको क्या बोला गया, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर 0 डिग्री कोण पर रखे जाते हैं तो उनके बीच रखी वस्तु कुल कितने प्रतिबिंबित दिखेंगे। तो ये अनंत दिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट दिखेंगे, क्यों दिखेंगे ये सारा पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 कह रहा है कि पानी के भीतर उठने वाला हवा का बुलबुला या पेपर वाटर का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस की भांति जो है ये प्रभाव जो है व्यवहार करता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है आंख के किस भाग को दान किया जाता है और जिस आंख की सबसे बाहरी पारदर्शिता परत कहा जाता है। अभी बता के आया हूं, आंख जब हम दान करते हैं ना तो आंख के किस पार्ट को दान किया जाता है, कॉर्निया भाग को जो है दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और भी कुछ है क्या, अच्छा एक और रह गया क्या, कितने हैं ये, चलो 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं भाई इसको भी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मेरे भाई श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो किस रंग की जो है सबसे अधिक होती है मेरे भाई, तो ये रेड कलर की होती है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देख लेना दृश्य के स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो विचलन सबसे कम होता है मेरे भाई। ठीक है, वेवलेंथ जो है ना तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि फैलाव सबसे कम होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि आंख का वह कौन सा भाग जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और आंख का रंग निर्धारित करना है। तो कौन सा हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 था, जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारा हमारा जो है मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगा हो, कोई मुश्किल लगी हो, तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मेरे भाई। बस आपसे इतना ही अनुरोध है, इतनी ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी PDF जो है टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई। ठीक है, कल वाली क्लास में नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम, चैप्टर नंबर 8 करेंगे और मंडे को तो हम फिजिक्स कंप्लीट ही कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, 10 चैप्टर हैं फिजिक्स में और 10 के 10 चैप्टर हम मंडे को कंप्लीट कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो, कुछ भी हो तो मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।